गुड इवनिंग एवरीवन। मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगा कि आप अपने-अपने कैमरा बंद कर लीजिए क्योंकि ये वाला वीडियो अपन यूट्यूब पे डालेंगे, तो सभी अपना कैमरा ऑफ रखेंगे। मेरी आवाज़ आ रही है? कोई भी एक व्यक्ति अनम्यूट करके मुझे बता दीजिए प्लीज़। मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ सर, आ रही है आपकी आवाज़। आ रही है? ठीक है, थैंक यू। तो फिर से एक बार गुड इवनिंग। अपन ने आज पढ़ने वाले हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में कि डिजास्टर क्या होता है, इसके बाद इसको कैसे अपन इसको इमरजेंसी कंडीशन में हम लोग इसमें मैनेज कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर अपने जिले से सभी लोग काफी लोग जुड़े हुए हैं, 52 लोग यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं। अपन बीच बीच में जिसको भी कभी कोई सवाल पूछना हो तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। कैमरा जरूर आप लोग ऑफ रखिएगा प्लीज, ठीक है। तो सबसे पहले अपन आते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट होता क्या है? ये क्या होता है? डिजास्टर ये होता है कि हमारे जो उपलब्ध रिसोर्सेज हैं, हम ऐसी कोई भी कंडीशन जो कि हमें इकोनॉमिकली और हेल्थ के उससे या ह्यूमन लाइफ को नुकसान पहुंचा सके, और हम उससे अभी जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज से संबंधित समस्या अ, को ना सहन कर पाएँ। जैसे कि आप समझिए, जैसे कोविड आया था, तो कोविड एक हमारे लिए पूरा नेशनल का डिज़ास्टर था। पूरे देश में वो डिज़ास्टर की तो के लिए या पूरी दुनिया के लिए वो डिज़ास्टर था। वो हमारे पास जो भी सुविधाएँ, हम इसी परिभाषा से, ये डब्ल्यूएचओ की परिभाषा है, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी। तो इसी परिभाषा से अपन उसको कंपेयर करके देखते हैं, जैसे कि जो हमारे पास हेल्थ में उपलब्ध रिसोर्सेज़ थे, जितनी ओपीडी, जितने बेड की संख्या, जितनी दवाइयाँ, जितने डॉक्टर, नर्सिंग ऑफिसर, अन्य सब स्टाफ हमारे पास उपलब्ध थे, हम उन सब से मिलकर भी अपने कोविड से नहीं हम उसको सँभाल पा रहे थे, उसका ट्रीटमेंट हम लोग नहीं कर पा रहे थे, तो वो हमारे लिए एक डिज़ास्टर हो गया। इसी प्रकार से मान लीजिए आपका कोई पीएचसी है, सीएचसी है, वहाँ पर हमारे पास 30 बेड है, और कहीं पर एक बड़ी बस-वस पलट गई और अचानक से आपके पास में 100-200 मरीज़ आ जाए, तो अपने पास वहाँ पर हमारे पास उपलब्ध रिसोर्सेज़ से हम लोग उसको नहीं हैंडल कर पाएँगे, है ना? तो ये चीज़ डिज़ास्टर होती है। तो डिज़ास्टर की परिभाषा मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। हमारे पास उपलब्ध रिसोर्सेज़ से हमारे पास जो भी सुविधाएँ उपलब्ध है, उनसे हम किसी समस्या को हैंडल ना कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे, तो वो हमारे लिए डिज़ास्टर होगी, ठीक है? तो ये परिभाषा हो गई। परिभाषा के बाद में आप एक कुछ चीज़ें देखते हैं कि डिज़ास्टर होते क्या-क्या हैं अपने को, जैसे काफ़ी कुछ लोगों के लिए ये नई चीज़ होगी, किसी ने कभी सुना भी नहीं होगा। मैक्सिमम लोगों ने तो नाम भी सुना होगा और काफ़ी लोगों ने हैंडल भी किया होगा, लेकिन कुछ लोग हो सकते हैं। तो आप डिज़ास्टर 3 प्रकार के होते हैं। नेचुरल डिज़ास्टर होता है, नेशनल डिज़ास्टर में क्या-क्या हो सकता है? अर्थक्वेक आ गया, वोल्केनो आ गया, मतलब ज्वालामुखी फट गया, लैंडस्लाइड हो गया, ये सब ये अपने यहाँ पे नहीं होता। हम हमारे जिले में, रायसेन में जो-जो डिज़ास्टर आ सकते हैं, उसके लिए डिज़ास्टर प्लान बनाएँगे। उसको अपन हैंडल कैसे करना है, वो चीज़ अपने को देखेंगे। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर नेचुरल डिज़ास्टर जो होते हैं, वो क्या-क्या हो सकते हैं? सुनामी आ गया, बाढ़ आ गया, या सूखा पड़ गया, या कोई एपिडेमिक डिज़ीज़ हो गई, ये सारी चीज़ें नेचुरल डिज़ास्टर हैं, ठीक है? ये नेचुरल के बाद में होता है दूसरा, मैन मेड डिज़ास्टर होते हैं। कुछ ऐसे डिज़ास्टर होते हैं जो कि मनुष्य के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। जैसे कोई लड़ाई हो गई, लड़ाई-झगड़ा हो गया, युद्ध हो गया। जैसे अभी 2-3 जगह जंग चल रही है, तो ये वो हो गया, है ना? वॉर हो गया, या न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल अटैक हो गया। इसके बाद में कोई भी व्हीकल और हो गया, मतलब जैसे कि ट्रेन में एक्सीडेंट हो गया, बस का एक्सीडेंट हो गया, नाव पलट गई, प्लेन गिर गया, ये सारी चीज़ें होती है ना? इसके बाद में ड्रॉनिंग हो गया, कोलैप्स ऑफ बिल्डिंग, या बिल्डिंग वगैरह गिर गई कहीं पर, एक्सप्लोजन हो गया, धमाका हो गया, आग लग गई। ये बायोलॉजिकल या केमिकल कोई पॉइज़निंग केमिकल फैल गया जिसकी वजह से पॉइज़निंग हो गई, ठीक है? तो ये मैन मेड डिज़ास्टर होते हैं। तीसरा होता है हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़। जैसे कोविड अपना हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ था, कहीं पर फूड न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया। तो अपना दूसरा मेंटेनेंस हो गया, या कम्युनिकेबल डिज़ीज़ कोई फैल गई, जैसे अपना कोविड था, टीबी है, ये अचानक से कोई बढ़ जाएगा तो उसको अपन हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ कहेंगे। इसके बाद में इंजुरीज़ फॉलोइंग द डिज़ास्टर, कहीं पर डिज़ास्टर के कारण इंजुरीज़ वगैरह हो गई, तो ये हमारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ में आता है। अब अपने को अगर जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए प्लान करना है, किसी भी एक ऐसी समस्या से जो कि हमारी उपलब्ध रिसोर्सेज़ में हम उसको हैंडल नहीं कर पाएँगे, वैसे एक प्लान बनाना है कि अगर अचानक से हमारे पास में एक्स्ट्रा लोड आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे? किस प्रकार से हम उससे हैंडल करेंगे? उस पूरी प्रक्रिया को, ये जो जो मैनेजमेंट प्लान है, उस डिज़ास्टर को मैनेज करने का जो प्लान है,
उसको हमको बना के रखना होता है हर अस्पताल के लिए। बेसिकली ये 3-4 जैसे तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनता है। एक देश का डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान होता है कि जिसमें हमारे देश में कहीं पर भी कोई भी, जैसे अभी केदारनाथ में बाढ़ आ गई थी, या कहीं पर नॉर्मली बाढ़ आ गई है, या है ना, और कोई किसी प्रकार का कहीं पर भूकंप आ गया, इन सब चीजों से निपटने के लिए, उनसे संभालने के लिए आपने सुना होगा एनडीआरएफ होता है, नेशनल डिजास्टर का टीम होती है, फिर एसडीआरएफ होती है, स्टेट की डिजास्टर टीम होती है। मतलब एक नेशनल पूरे देश का एक प्लान है कि ऐसे-ऐसे डिजास्टर आएँगे तो हम उससे कैसे हैंडल करेंगे। फिर स्टेट का एक प्लान है, फिर डिस्ट्रिक्ट का एक प्लान होता है, जिले का, जिले वाइज़ भी एक डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान होता है, जिसमें ये लिखा होता है कि हमारे जिले में इस प्रकार की डिजास्टर हो सकते हैं। जैसे अभी अपन एग्ज़ाम्पल देख के भी लेंगे, फिर उससे कैसे हम हर एक डिजास्टर को फिर आप लिखेंगे सीक्वेंस से, और उसके बाद में एक-एक डिजास्टर से निपटने के लिए हम एक प्लान बना के रखेंगे, ठीक है? फिर इसके बाद में आप देखिए तो कोई भी बड़ी कंपनी है, फैक्ट्री है, उसके यहाँ पे डिजास्टर हो सकता है, तो उसका मैनेजमेंट का प्लान उनका अलग होता है। हमें किस चीज़ से मतलब है? हमें मतलब काहे से? अस्पताल से। हमारे अस्पताल में अस्पताल का एक डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान होता है, वो प्लान को हम प्रिपेयर करेंगे, और उसमें अब देखिए, आप खुद देखते होंगे, कई बार अपन लोगों ने देखा है कि कहीं बस पलट जाती है, तो फिर अपन अचानक से भगदड़ मच जाती है, सारे डॉक्टरों को नाइट में बुलाना पड़ता है, फिर नर्सिंग ऑफिसर को बुलाना पड़ता है, तो उसके बाद में फिर अपने को एम्बुलेंस का अरेंजमेंट करना पड़ता है, फिर सारे स्टाफ को, हमारे जितने सफाई कर्मी और ये लोग हैं, सब लग जाते हैं, गार्ड लग जाते हैं। तो वो चीज़ है, अपन उससे, वो भी डिज़ास्टर ही हुआ ना अपने लिए, कोई बस अचानक पलट गई, तो वो हमारे लिए एक डिज़ास्टर है। अब वो डिज़ास्टर से हम लोग कैसे निपटते हैं? अपने यहाँ पर प्लान बना हुआ है, मतलब हालाँकि वो रिटर्न में नहीं बनाया है अपन ने। अब वो एक फिक्स प्रक्रिया है, जैसे ही कुछ खबर आई तो वो पहले ग्रुप पे डल जाएगी, ग्रुप से सब लोग अलर्ट हो जाएँगे, फिर सारा स्टाफ वहाँ पहुँच जाएगा, फिर एम्बुलेंस आ जाएगी, डॉक्टर अपने सारे पहुँच जाएँगे। तो ये इसी को एक रिटर्न उसमें डॉक्यूमेंट बना के रखना, इसी पूरी प्रक्रिया को जो अपन नॉर्मली करते हैं। उसी को हम कहेंगे डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान, ठीक है? अब डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान का ये आपको कर्सर दिख रहा होगा, इसमें क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ द बेसिक, मतलब कि हमारे डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान का कुछ क्वालिटी होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो वो सिंपल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने एक पूरा बहुत अच्छी मोटी 1000 पेज की कॉपी बना के रख दी और वो किसी ने नहीं पढ़ी। वैसा हमें नहीं करना है। एक सिंपल 10-12 पेज का छोटा-सा डॉक्यूमेंट रखना है, उसको सिंपल होना चाहिए और वो सबके समझ में आना चाहिए। अगर वो सबको समझ में नहीं आएगा, और दूसरी चीज़, वो सर्कुलेट होना चाहिए। जैसे अपन ने एसओपी के बारे में पढ़ा था, एसओपी छोटी होना चाहिए, उसके बाद में वो अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में होना चाहिए, लोगों को समझ में आना चाहिए, और वो सबको सर्कुलेट होना चाहिए, ना कि एक हमारी अलमारी में ब्लॉक करके रखा होना चाहिए, वो वैसा नहीं होना चाहिए, है ना? एक कॉपी अपने को सबको सर्कुलेट करके रखना है। तो अ, कैमरा बंद कर लीजिए प्लीज़। इसके बाद में ये यहाँ पे क्या होता है, ये जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान होता है, वो सिंपल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मतलब आप उसमें कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे आवश्यकता के अनुसार, टाइप ऑफ डिज़ास्टर के अनुसार, मान लीजिए हमारा जो प्लान है, वो ऐसा भी होना चाहिए पूरी तरह से कि वो आग के लिए भी, फायर अगर कहीं पे हो गया डिज़ास्टर, तो वो आग में भी काम आए, भूकंप में भी काम आए, इसके बाद में कहीं पे बस पलटने में भी काम आए, या फूड पॉइज़निंग में भी काम आए, ये सारी चीज़ें अपनी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, हर चीज़ के, हर टाइप के डिज़ास्टर के लिए वो फंक्शनल होना चाहिए, फिट होना चाहिए, ठीक है? दूसरा, क्लियर एंड कंसाइज़, छोटा हो, क्लियर हो, साफ-साफ लिखा हो कि हम आप जो कहना चाह रहे हैं, जैसे आप कोई कठिन लैंग्वेज में आप शब्दों में उसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाएँगे तो लोगों को नहीं समझ में आएगा, तो क्लियरली लिखना है, छोटा-सा। एक कैसे कि जैसे ही आग लगी या कोई डिज़ास्टर आया, आरएमओ का जो है उसको सबको सूचित करेंगे। ये सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया। इसके बाद में मैटर्न स्टाफ ने नर्सिंग ऑफिसर की व्यवस्था करेंगी। फिर अन्य कोई का जैसे अपन ने ये क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी उसमें, इसके बाद में अन्य किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि ड्यूटी इंचार्ज जो भी चिकित्सक है वो अपने चिकित्सकों की व्यवस्था करेंगे, ठीक है? तो सिंपल लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए। इसके बाद में एडॉप्टेबल टू ऑल आवर, मतलब दिन में भी वही उसी प्लान से हमारा काम चल जाना चाहिए और नाइट में भी काम चल जाना चाहिए। इसके बाद में एक्सटेंशन ऑफ नॉर्मल हॉस्पिटल, सेम चीज़। ये एक्सटेंशन ऑफ नॉर्मल हॉस्पिटल क्या है? हम हमारे हॉस्पिटल का ही एक दायरा बढ़ा रहे हैं। मतलब अभी हम हमारे हॉस्पिटल में 350 लोगों को हैंडल कर सकते हैं, ये हमारी व्यवस्था है। अगर अचानक से हमारे पास में 600 लोग आ जाएँ, तो हम उसको, सिंपल बात है ना कि हम हमारे अस्पताल का दायरा ही बढ़ा रहे हैं। भारती ठाकुर जी, कैमरा बंद कर लीजिए प्लीज़।
इसके बाद में कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइज, मतलब अपने को 3 चीजें डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान में, किसी भी डिजास्टर को मैनेज करने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है। क्या? ट्राइजिंग आपको सबको आना चाहिए, बेसिक लाइफ सपोर्ट सबको आना चाहिए, एडवांस लाइफ सपोर्ट कुछ लोग को आना चाहिए। ये सबको मुश्किल आती है, सबको सब लोगों को नहीं आ सकती, ठीक है? तो ये कुछ हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान जो बनाते हैं अपन, उसकी क्वालिटीज लिखी हुई है। इन क्वालिटीज को ये मैं पीपीटी आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो वहां आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं, ये इसको या स्क्रीनशॉट लेके भेज दूंगा, ठीक है? इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो जो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है, उसमें हम एग्जाम्पल के लेके और अच्छे से समझेंगे, ठीक है? सबसे पहली चीज, किसी भी प्लान को बनाने के लिए हमें क्या देखना है कि असेसमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, हमारे यहाँ पर किस किस प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। पिछले 10-15 साल में आप देख लो, सबको याद रहता है कि अपने को भी याद है, एक बार बस गिर गई थी अपने उसमें नाले में गिर गई थी, इतने बार एक्सीडेंट हो गया। तो पिछले 10-15 साल के कुछ बड़े बड़े डिजास्टरों को आपको लेके चलना है, उन सब का डाटा एनालाइज करना है और उन सब के लिए प्लान बनाना है। जैसे कि ये मैंने अपने जिला अस्पताल रायसेन के लिए बनाया है। हमारे पास में क्या क्या डिजास्टर सबसे ज्यादा आते हैं? क्या? रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बहुत आते हैं अपने पास, क्योंकि दोनों तरफ से हाईवे निकले हुए हैं, काफी सारे एक्सीडेंट आते हैं और मास कैजुअलिटी एक साथ आ जाती है उसमें, ठीक है? रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, उसके बाद में लड़ाई झगड़े के बहुत सारे प्लान आते हैं। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से यहाँ पे मास कैजुअलिटी लिखना था मुझे, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के साथ में मास कैजुअलिटी आ सकती है। इसके बाद में दूसरा क्या हो सकता है अपने यहाँ पर, आप खुद सोच के देखिए, आग लग सकती है कहीं पर भी। और आग लगने के दौरान फिर अपने पास में बहुत सारी, जैसे कई सारी बिल्डिंगें होती है जहाँ पे बहुत सारी भीड़ जमा होती है, स्कूल हो गया या फिर कोई ऑफिस हो गया, तो वो समस्या अपने पास आ सकती है। कहीं पे भी आग लगेगी तो अपने पास बल्क में इकट्ठा मरीज आ सकते हैं, ठीक है? तीसरी, अपने यहाँ पे बाढ़ की बड़ी समस्या, आसपास में काफी सारी नदियां हैं, तो उसमें बाढ़ आने की समस्या हो सकती है। उस दौरान हमारे यहाँ पर अचानक से पेशेंट्स बहुत सारे बढ़ सकते हैं। तीसरा, अर्थक्वेक बिल्कुल आ सकता है, वो कहीं पर भी आ सकता है। पैंडेमिक बीमारी, कोई सी बीमारी हो सकती है अचानक से, पैंडेमिक या फिर एंडेमिक भी बोल सकते हैं। आपने जिले यहाँ पर शहर के आसपास कोई सी छोटी जगह पर छोटी बीमारी भी फैल सकती है, ठीक है? फिर ये वारफायर, मतलब लड़ाई, ये वॉर नहीं लिखना था मेरे को, वो आपसी झगड़े लिखना था। पारिवारिक समस्याओं से जो झगड़े होते हैं तो वो मास कैजुअलिटी में उसमें भी आ सकते हैं, मतलब अ, एक सेकेंड, कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। अ, हाँ, इसके बाद में अपन बढ़ते हैं। वारफायर हो सकता है, मतलब आपसी झगड़े से एक बार वो उससे बहुत सारी भीड़ आ सकती है या कोई बिल्डिंग गिर सकती है। इसके बाद में बिजली गिरने की बहुत सारी समस्या अपने पास में मरीज आते हैं, तो उससे इस 2-3 जगह अगर एक साथ लाइटनिंग हो जाए तो भी हमारे पास बहुत सारे मरीज आ सकते हैं। फिर कोई कम्युनिकेबल डिजीज के मरीज आपके पास इकट्ठे आ सकते हैं। तो ये सारी हमने सबसे पहले क्या किया, असेसमेंट प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम हो सकती है। एक इसमें और लिखना था मेरे को, फूड पॉइजनिंग हो सकता था, वो मेरे को अभी ध्यान में आया, इसमें एक ऐड कर सकते हैं। तो जो भी आपके अस्पताल में, अपने अस्पताल में जो भी व्यक्ति ये डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बना रहा है, उसके हेल्प इससे हो सकता है कि अपन ने मैंने अपने अस्पताल में ये प्रॉब्लम आ सकती है, अपने इससे अपने पास डिजास्टर इस प्रकार के आ सकते हैं। एक और होगा 10वां वो लिख लेंगे अपन की पॉइजनिंग, बल्क में फूड पॉइजनिंग वाले पेशेंट आ जाए, तो वो सारे अपन इसमें लिखेंगे। अब इसमें हमें क्या करना है कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से हम कैसे निपटेंगे, इसका एक 2 पेज का डॉक्यूमेंट लिखें, पूरा लिखेंगे। कैसे? जैसे ही हमारे पास में खबर आई, तो उसमें हमारी पूरी टीम का सबका नाम लिखे रहेंगे। उसमें ये क्या होगा, या तो आप पोस्ट से लिख दीजिए या फिर आप नाम से लिख दीजिए, उसका कोई इश्यू नहीं। वैसे पोस्ट से लिखे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है? तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में मास कैजुअलिटी आने के बाद अगर आई है, तो उसमें क्या होगा कि सबसे पहले सिविल सर्जन साहब हमारे का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी रहेगी कि वो हमारे पूरे वरिष्ठ कार्यालय, मतलब जैसे कलेक्टर साहब का ऑफिस हो गया या फिर आपके नगर पालिका हो गई, जिस जिसकी हमें जरूरत पड़ सकती है, हमें पुलिस की ज़रूरत पड़ सकती है, नगर पालिका वालों की पड़ सकती है, इसके बाद में कलेक्टर साहब के ऑफिस में काफ़ी लोगों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी होगी कि सिविल सर्जन सर का जो कार्य रहेगा कि वो यहाँ-यहाँ पर इंफॉर्मेशन दें। मैं क्लास ले रहा हूँ। तो
फिर दूसरा आरएमओ साहब की ड्यूटी रहेगी कि वो हमारे स्टाफ को सबको सूचित करें, ऐसा आप लिख सकते हैं। इसके बाद में सुरक्षा गार्ड का जवाबदारी रहेगी कि रास्ता क्लियर रखे। फिर इसके बाद में जैसे ही एम्बुलेंस पहुँचेगी तो हमारे यहाँ पे कौन उसमें लिखेंगे हम कि हेल्थ जो सपोर्ट स्टाफ है, जैसे हमारे वार्ड बॉय है, ये सब है, वो लोग पेशेंट को वहाँ से लेके आएँगे। फिर तीसरा अपन उसके बाद लिख देंगे कि अगला कि रजिस्ट्रेशन पे जो भी डाटा कलेक्ट किया जाएगा वो स्टीवर्ड के द्वारा सबका नाम लिखा जाएगा, ये आप लिख सकते हैं। फिर सबके पर्चे बनवाना, ये पर्चे बनवाने वाला काम क्या है अपने पास एक थोड़ा-सा आगे बताऊँगा मैं कि इमरजेंसी कंडीशन में अपन लोगों ने हमेशा यही एक्सपीरियंस करा है, जो मेरे साथ भी कई बार अपन ने देखा कि वहाँ भगदड़ मच जाती है। पर्चे बनवाने एक जन जा रहा है, फिर दूसरा अलग जा रहा है, तो इसका एक अपन एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट निकाल लेंगे। एक रसीद कट्टे टाइप का एक ओपीडी स्लिप जैसा छपवा के रख लिया, जैसे ही पेशेंट अगर इकट्ठे आए, बल्क ऐसी कैज़ुअल्टी आई, हमारे पास डिज़ास्टर हो कोई हो गया, तो उसी में से आप नाम लिख के मैनुअली आप पर्चे बना लो उस कंडीशन के लिए। बाद में अपन उसको ऑनलाइन वाला पर्चा निकाल सकते हैं, तो ये एक अलग व्यवस्था है, ठीक है? फिर इसके बाद में फिर डॉक्टरों की व्यवस्था कौन करेगा, ये उसमें लिख सकते हैं। फिर चिकित्सक में ट्राइजिंग कौन करेगा, जो भी व अच्छे वरिष्ठ चिकित्सक हैं या एक्सपीरियंस चिकित्सक है या किसी की भी आप उसमें एक ड्यूटी लगा दीजिए कि उसके दौरान ट्राइजिंग ये करेगा, ट्राइजिंग वो जिससे और उनको बता दीजिए, जिससे कि सबको पता रहे कि मेरी ड्यूटी उस दौरान क्या है। अगर वहाँ पे कोई एक्सीडेंट आ गया बड़ा, तो वो मुझे वहाँ पहुँचना है और सबसे पहले मुझे क्या देखना है कि मुझे ट्राइजिंग करना है। किस मरीज़ को हमें पहले देखना है, वो उसको छाँट के हम इमरजेंसी में भेज देंगे। जिसको खरोंचे हैं, उसको बिल्कुल इमरजेंसी में नहीं घुसने देंगे, उसको बाहर खड़ा कर देंगे। जिसको केवल हल्की-फुल्की ड्रेसिंग की ज़रूरत है, उसको बाहर के बाहर ही आप ड्रेसिंग करके वापस भेज सकते हैं, ठीक है? तो ये ट्राइजिंग एक अलग मैटर है। फिर हर एक इस प्रकार से ये मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। मतलब कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में हमने कैसा एक पूरा प्लान बनाया है, ये 2 पेज में आराम से बन जाएगा कि इस व्यक्ति की ये ड्यूटी है, इस व्यक्ति की ये ड्यूटी है और इसके बाद में ये पर्चा बनाएगा, ये कम्युनिकेट करेगा, ये बंदा एम्बुलेंस बुलाएगा। हर एक व्यक्ति की या पोस्ट के नाम से और उसको लिख के और आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, सामने वाले व्यक्ति को बता सकते हैं जिससे कि वो इमरजेंसी कंडीशन में वहाँ पे आए और उसके बाद वो अपनी ड्यूटी को निभाए। इस इससे क्या होगा कि हमारा कोई भी डिज़ास्टर हैंडल करने में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और हमारी कैज़ुअल्टी को हम काफ़ी कम कर सकते हैं, ठीक है? दूसरी चीज़ एक ही व्यक्ति का नाम कहीं ना लिखें। मतलब कि केवल एक नाम लिख के छोड़ दिया कि अगर वो सामने वाले व्यक्ति छुट्टी पे हुआ तो या फिर उससे कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया तो कम से कम 2 लोगों का या 3 लोगों का 2 मिनिमम तो रखें कि 2 लोग अगर एक व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो उसकी जगह पे ये व्यक्ति यह काम करेगा। सेम चीज़ ऐसा ऐसा एक प्लान हम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के लिए बनाएँगे, फिर फायर के लिए बनाएँगे ऐसा ही, फिर फ्लूड के लिए बनाएँगे, फिर अर्थक्वेक के लिए बनाएँगे, फिर पैंडेमिक के लिए बनाएँगे या है ना? हर चीज़ के लिए अपने को एक प्लान बनाना पड़ेगा। फिर आपको एक जगह को आइडेंटिफ़ाई करके रखना पड़ेगा कि अगर इमरजेंसी में हमें और भी ज़्यादा बेड लगाने पड़े, तो आपके पास में एक बफर बेड का स्टॉक होना चाहिए, जो कि हमारे पास है सफिशिएंट। आपको अलग से कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मटेरियल की व्यवस्था कौन करेगा, ये भी आपको उसमें मेंशन करना पड़ेगा कि स्टोर को हम अगर इमरजेंसी में नाइट में हम फ़ोन लगाएँ तो स्टोर से हमें सप्लाई मिल सके या फिर वो तो अपने डिपार्टमेंट हर डिपार्टमेंट में भी अपन ने बर्फ बफर स्टॉक रखा हुआ है, तो वहाँ से अपना भी काम चल सकता है। तो जैसे बेड का बेडशीट, आईवी स्टैंड जो भी आपको कंज्यूमेबल्स लगते हैं, दवाइयाँ, मेडिसिन, इंजेक्शन हर चीज़, इन सब का एक बफर स्टॉक भी अपने पास रखना पड़ेगा, जिससे हमें इमरजेंसी में उसका उपयोग किया जा सके। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ये तो अपना क्या हो गया असेसमेंट ऑफ प्रॉब्लम। पहले हम प्रॉब्लम को ढूँढेंगे। यहाँ पे आपको प्रॉब्लम ढूँढ के बता दी अपन ने, 10 समस्या है, 10 का प्लान आपको लिखना है। कोई भी सर से मैं बात कर लूँगा सीएस सर से, वो किसी 2-3 लोगों को जवाबदारी दे देंगे, तो वो लोग अपना डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान उसमें बना सकते हैं। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। एडवांस वार्निंग हमें अगर जैसे पहले से वार्निंग मिल जाए काफ़ी जैसे दूसरे डिपार्टमेंटों से हमें बात करना पड़ेगा। हमें पहले कुछ जैसे तूफ़ान आ रहा है या ये मिल जाती है आजकल तो। कुछ समस्याएँ ऐसी है जिसको को में वार्निंग कभी नहीं मिल सकती। एक्सीडेंट है, अचानक हो जाता है तो फिर उसमें कहाँ वार्निंग मिलेगी। कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको में वार्निंग अपने को मिल सकती है तो इसमें दूसरे डिपार्टमेंटों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। इस अपने जिले के अन्य सभी स्वास्थ्य संस्थाओं को वैसे अपना ग्रुप बना हुआ है, उनको भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। सभी संस्थाएँ आपस में कोऑर्डिनेशन बना के रखें। जैसे कि अगर मान लो गैरतगंज है, वहाँ के आस-पास कहीं पर कोई एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ से तत्काल हमारे पास सूचना आ जाए कि आप लोग प्रिपेयर हो जाइए, यहाँ से मास कैज़ुअल्टी आने वाली है। जैसे अपने साथ हुआ है, पहले भी हुआ है, अपन ने बरेली के पास में एक बार एक्सीडेंट हुआ था, तो वहाँ से खबर आ जाती है। ठीक है? एडवांस वार्निंग हमें मिल जाएगी, तो हमें तैयार होने का ये चीज़ आपको उसमें लिखना भी पड़ेगा। आपके डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान में, ठीक है?
फिर आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ें सब फालतू है, इसमें कुछ वो नहीं है, जल्दी-जल्दी निकाल रहा हूँ। कोऑर्डिनेशन करना है, किसको करना है कि सारे के सारे डिपार्टमेंट को आपस में कोऑर्डिनेशन करवा के रखना है, सबसे सबके नंबर आपके पास उपलब्ध होना चाहिए और हर एक व्यक्ति फ़ोन नहीं लगाएगा, केवल एक ऑथेंटिक पर्सन मतलब सिविल सर्जन सर और आरएमओ सर यही कॉल करेंगे, इन लोगों से कॉल कर सकते हैं। नहीं तो क्या है, एक साथ बहुत सारे फ़ोन पहुँचते हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रिपेयर्डनेस अपने को प्रिपेयर रखना है। पहला तो अपने क्या डिज़ास्टर प्लान बनाया अपन ने, ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाया। पूरा प्लान बना के सबको सर्कुलेट कर दिया, हर एक व्यक्ति को उसकी जवाबदारी समझा दी। इसके बाद में कुछ मटेरियल निकाल के हमने बफर स्टॉक में रख लिया। अगर कोई भी ऐसी समस्या आती है, ऐसा कोई भी डिज़ास्टर हमारे समक्ष आता है, तो हम उसमें किस प्रकार से तत्काल उसका निराकरण कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को प्रिपेयर करके रखना है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। डिज़ास्टर मैनुअल आपको जो मैं अपन बता रहे हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाना है, वो प्लान प्लान में उसको डिज़ास्टर मैनेजमेंट मैनुअल भी बोलते हैं। उसमें ये पॉइंट हमेशा कवर होना चाहिए। एक इंट्रोडक्शन लिखा रहेगा छोटा-सा कि ये क्यों है, ये डॉक्यूमेंट क्यों बनाया गया है। फिर इसके बाद में हर एक बंदे की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, हर एक व्यक्ति की अलग-अलग रिस्पांसिबिलिटी फिक्स कर दी जाएगी, उनको समझा दिया जाएगा। फिर डिज़ास्टर कमेटी बनाएँगे आप। एक कमेटी बनेगी जिसमें ये मेन 7-8 लोगों को रख लेंगे कि ये व्यक्ति क्या काम करेगा या है ना कमेटी बनाएँगे। दूसरा क्रोनोलॉजिकल एक्शन प्लान बनाएँगे कि अगर यदि कहीं पर आग लग गई है तो लोग कैसे आप वहाँ से लोगों को लेके आएँगे, इसके बाद में आप अपने यहाँ पर ट्राइजिंग कैसे करेंगे, ट्राइजिंग के बाद में एडमिट का पर्चा कौन बनाएगा, फिर ट्रीटमेंट कौन करेगा, पेशेंट कौन देखेगा, पेशेंट देखने के बाद में वार्ड में कौन शिफ्ट करेगा, ये सारी चीज़ें क्रोनोलॉजिकल एक्शन प्लान बनाएँगे। फिर एक चेकलिस्ट बना के रखेंगे उसी की, फिर चेकलिस्ट से अपन क्या करेंगे उसको ट्रेनिंग देते रहेंगे या पर उसको क्या बोलते हैं बीच-बीच में सेम इसका एक रिहर्सल भी करते रहते हैं, ठीक है? तो ये आपके मैनुअल में जो भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान है, उसमें ये पॉइंट आपको कवर करना होता है, ठीक? फिर आगे बढ़ते हैं डिज़ास्टर का प्रिपेयर्डनेस हमें को क्या-क्या चीज़ों को प्रिपेयर करके रखना है कि इवैक्यूएशन कौन करवाएगा, वहाँ से निकलने का रास्ता किधर है? अगर जी मान लीजिए मैं अभी बताऊँगा थोड़ी देर बाद, हमारे अस्पताल ही है, हमारे अस्पताल में अगर कहीं पे आग लग जाए, तो आप कहाँ से भाग सकते हैं, ये पूरा इवैक्यूएशन का एक रूट पूरा प्लान बना के रखना पड़ेगा। फिर आपके पास में सर्च टीम होना चाहिए, कौन व्यक्ति वहाँ और फिर इसमें रेस्क्यू टीम होना चाहिए। एक रेस्क्यू टीम मतलब वहाँ से मरीजों को बाहर शिफ्ट करवाने के लिए 4-5 लोगों के नाम लिख सकते हैं अपन कि एक ही हम आप ये मत सोचना कि इतने सारे लोग हम कहाँ से लेके आएँगे। देखिए एक्सटर्नल डिज़ास्टर हुआ बाहर की तरफ में अगर रोड पे एक्सीडेंट हुआ तो उसके दौरान भी हमारी वही 10 पी 50 के लगभग लोग होंगे, एक शिफ्ट में 50 लोग हमारे यहाँ अवेलेबल होते ही होते हैं, ठीक है? तो वो उन लोगों से आराम से काम हो जाएगा। इसके बाद में अगर इंटरनल डिज़ास्टर हो गया, जैसे हमारी बिल्डिंग में कुछ हो गया, तो फिर अपन उसी टीम का रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज कर देंगे। इंटरनल डिज़ास्टर में जैसे अपन उदाहरण देते हैं अपने सुपरवाइज़र है, सादिक और जगह राजा और ये लोग हैं। इन लोगों को अपन रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि पहले एक्सटर्नल डिजास्टर अगर हुआ तो फिर हमारी एम्बुलेंस आएगी तो उसमें से मरीजों को निकालने की व्यवस्था है उसको ओपीडी तक पहुंचाने की हमारे इमरजेंसी तक पहुंचाने की जवाबदारी आपकी तीनों की रहेगी आप अपना स्टाफ को लगा दीजिए और वहां से वहां तक पहुंचाएंगे ठीक है दूसरा इसी इन्हीं को एक और लाइन और लिख दी कि अगर हमारे अस्पताल में कहीं पर आग लग गई तो आपको पूरे वार्डों में से मरीजों को जो मरीज नहीं चल सकते हैं उनको बाहर तक लेके जाने की व्यवस्था की जवाबदारी आपकी रहेगी तो उसी बंदे से, एक ही बंदे से पूरा 2 जगह का काम हो गया, ठीक है? तो इसी प्रकार से हमें क्या करना पड़ेगा डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान में इवैक्यूएशन की टीम अलग बनाना पड़ेगा, रेस्क्यू की टीम अलग बनाना पड़ेगा, सर्च की टीम अलग बनाना पड़ेगा। हो सकता है कोई व्यक्ति कहीं पे छूट गया हो, उसको भी ढूँढना भी तो पड़ेगा। फिर असेसमेंट टीम अलग रहेगी, मतलब असेसमेंट कौन करेगा? चिकित्सक करेगा या नर्सिंग ऑफिसर करेंगे। उनका असेसमेंट का मैकेनिज़्म क्या रहेगा कि सामने वाले व्यक्ति को ट्रीटमेंट की क्या ज़रूरत है या नहीं है और फिर वो ट्राइजिंग जैसा फिर इसके बाद में रिलीफ मेजर टीम ये पूरी अपना टीम सभी फैसिलिटीज़ को एक्टिवेट करने के लिए कौन टीम रहेगी, ये लोग कैसे-कैसे किस व्यक्ति को एक्टिवेट करेंगे, ये सारा अपने को इसमें प्रिपेयर्डनेस में रखना है, ठीक? फिर मिटिगेशन क्या होता है एक जस्ट उसमें बता दूं कि टेकिंग द मेजर और रिड्यूस द एफर्ट ऑफ द हैजार्डस बिफोर ऑकर मतलब कि कोई दुर्घटना नहीं हुई है उस दुर्घटना को होने से बचाव के लिए हम क्या-क्या तैयारी कर सकते हैं उसको मिटिगेशन बोलते हैं जैसे हमारे यहाँ पे आग तो नहीं लगी छोटी-छोटी लगती रहती है एक दो बार लग चुकी है लेकिन उस आग लगने को रोकने के लिए हम क्या करते हैं कि लूज कनेक्शंस को नहीं होने देते हैं वायर को चेंज करवाते रहते हैं फिर सबकी अपन ने ट्रेनिंग करवा के रखी है ठीक
तो जो आग लगने से बचने के लिए जो-जो आपकी तैयारियाँ रहती हैं, जो आप तैयारी करते हैं या फिर आप लोग जो प्रिकॉशंस लेते हैं, जैसे स्विच अननेसेसरी पंखे को स्विच को ऊपर नहीं छोड़ना है या लूज़ कनेक्शन अगर है तो उसको बंद कर देना है, जिसमें स्पार्किंग होके आग लग सकती है या ज्वलनशील वस्तुओं को अपने को इलेक्ट्रिक पैनल के पास नहीं रखना है। ऐसी सारी चीज़ों को ऐसा आपका सारा का सारा एफर्ट्स जिससे कि आप किसी भी डिज़ास्टर को होने से रोक सके, उसी को डिज़ास्टर मिटिगेशन कहते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो ट्राइजिंग, ट्राइजिंग एक सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ है। ट्राइजिंग का मतलब क्या होता है? देयर शुड बी द टर्न एट द साइड एंड ईच डिपार्टमेंट ऑफ ईच पॉइंट लाइक एट द रिसेप्शन, रिसक्सिटेशन, इवैक्यूएशन पेशेंट्स इज़ द प्रायोरिटी ऑफ सिंपल बातों में एक चीज़ मैं समझा दूँ, ट्राइजिंग मीन्स होता है अलॉटमेंट ऑफ द प्रायोरिटी फॉर द ट्रीटमेंट एंड इवैक्यूएशन ऑफ द कैज़ुअल्टी मतलब कि हमें किसको इलाज पहले देना है, किसका इलाज करना चाहिए तुरंत और किसको पता चला हमारे पास इकट्ठे 50 लोग आ गए एक्सीडेंट के लिए, एक्सीडेंट के बाद में इकट्ठे 50 लोग आ गए और सबसे पहले आगे लाइन में लगे हुए वो वाले व्यक्ति जिसको केवल खरोंचे है, जिसको इलाज की ज़रूरत ही नहीं है। वो सामने खड़ा है और बोले कि मेरे को तो यहाँ पे ताकि उसको वो कुछ ना कुछ वो मिल सके। ठीक है? तो ऐसे लोगों को तो हमें बाहर ही जिसकी ड्रेसिंग आपको बाहर ही करना है, बाहर के बाहर ड्रेसिंग करके भगा दो। ठीक? ट्राइजिंग का मतलब यही होता है कि इस व्यक्ति को आप इलाज सबसे पहले आपको देना है। अब देखिए, इसमें एक चीज़ बहुत इसका में एक और चीज़ आती है कि अगर मान लो आपके कितने भी एफर्ट्स हैं, आप पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं, बंदा शॉक में चला गया है और वो नहीं बच सकता। तो आप उसको के ऊपर टाइम वेस्ट करने से ज़्यादा अच्छा है कि जिस व्यक्ति को आप बचा सकते हो। एक व्यक्ति आपके पास में 2 मरीज़ आए एक साथ, एक के पास एक का ब्लड लॉस हो रहा है, बार-बार खूब सारा ब्लड बहा जा रहा है और एक बंदा शॉक में चला गया है। वो शॉक वो मतलब मुश्किल ही है, उसको आप सीधा-सीधा सीपीआर ही देना है और कोशिश करना है, नहीं हो सकता है ना बचे। तो आप इन दोनों में से पहले ट्रीटमेंट किसका करना है कि कम एफर्ट से हम जिस बंदे को केवल ब्लड बह रहा है, हमारे पास स्टाफ तो कम है और एक साथ दोनों का अपन इलाज नहीं कर सकते, तो हम दोनों में पहले उन दोनों में से हम पहले इलाज किसका करेंगे कि जिसको हम बचा सकते हैं, कम एफर्ट से मतलब जिसको केवल ब्लड बहना रोक दिया हमने तो वो बच जाएगा, ठीक है? शौक वाले के पीछे नहीं भागना है, वो तो जाने ही वाला है, उसके बहुत कम चांस है कि वो बचे। हमें ज़्यादा उस पे ध्यान देना है कि जो बंदा हम कम एफर्ट से बचा सकते हैं और खरोंच वाले को भी नहीं देखना है। अब जैसे ट्राइजिंग में अगला बताता हूँ मैं आपको, ये देखिए 3 प्रायोरिटी होती है यहाँ पर। प्रायोरिटी 1 क्या होती है? इट इज़ अलॉटेड 3 कैटेगरी होती है कि प्रायोरिटी 1 सबसे ज़्यादा सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देना है, फिर उसके बाद किसको मॉडरेटली मतलब जिसको हमें सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी देना है, थर्ड मतलब जिसमें हमें बहुत बिल्कुल कम से कम प्रायोरिटी देना है, ठीक है? जैसे अपने 100 हो गए हैं, 100 लोगों से ज़्यादा इसमें नहीं जुड़ सकते। मैंने जो प्लान लिया है ज़ूम का उसमें 100 लोगों की परमिशन है, तो 100 लोग हो गए हैं। अब जो भी जुड़ रहा है वो वेटिंग में ही आएगा। कल से कोशिश करना कि जो पहले जुड़ जाएगा, 100 हो गया तो वो फिर बंद हो जाएगी अपने आप। 100 लोग जुड़ चुके हैं। प्रायोरिटी 1 सबसे पहले हमें को किसको प्रायोरिटी देना है क्रिटिकल एंड सीवियरली इल पेशेंट्स को। इट इज़ अलॉटेड टू द क्रिटिकली इल पेशेंट्स हू नीड इमीडिएट रिसक्सिटेशन इन लाइफ एंड लिम्ब सेविंग द सर्जरी विदिन 6 आवर मतलब आप रिसक्सिटेशन करने के बाद इस बंदे की लाइफ को बचा सकते हैं और इसको 6 घंटे में अगर इसकी सर्जरी हो गई तो ये बच जाएगा। ठीक, इमीडिएट रिसक्सिटेशन करना है हमें। ऐसा बंदा जिसको इमीडिएट रिसक्सिटेशन करा हमने, उसके बाद में उसकी लिम्ब सर्जरी या नॉर्मल सर्जरी से 6 घंटे तक वो बैठ सकता है। 6 घंटे से के पहले-पहले उसकी सर्जरी ज़रूरी है, उसको हम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखेंगे। दूसरा, मॉडरेटली इल थोड़ा कम इसको कम भी ध्यान देंगे। इसको रेड से हम सबसे ज़्यादा इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसको रेड से डिनोट करते हैं, ये वाला रेड कोड आपके वहाँ पे जो रेड आप जो आपका इमरजेंसी होता है, इमरजेंसी में इसका कलर रेड होता है प्रायोरिटी 1 का। प्रायोरिटी 2 का येलो होता है। दिस पेशेंट्स रिक्वायर पॉसिबल रिसक्सिटेशन पहले इसको रिसक्सिटेट कर दिया अपन ने, बच गया और ये 24 घंटे तक जी जाएगा। 24 घंटे तक अगर इसको दे ही ध्यान दिया, हमने ऑपरेशन नहीं करा या सर्जरी नहीं करी या कुछ बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं लिया, तो भी ये बंदा 24 घंटे तक जी सकता है, तो इसको मॉडरेटली इल बोलेंगे। तीसरा, माइनरली इल उसको बिल्कुल ध्यान नहीं देना, बहुत कम ध्यान देना, ग्रीन-ग्रीन रहता है इसका कलर। दीज़ पेशेंट्स आर हू हैव माइनर इलनेस मतलब छोटी-मोटी खरोंचे हैं, थोड़ा-सा घाव है, उसको आप इसमें रख सकते हैं। एक दूसरी चीज़, एक बंदा और हम इसमें रखेंगे, 2 प्रकार के पेशेंट अपन इसमें रखने हैं, इसको भी कम ध्यान देना है, कम आपको इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, किस वाले को जिसको मॉर्बिड पेशेंट है, जस्ट मरने वाला है।
ठीक? अंडर इरिवर्सिबल शॉक है। इरिवर्सिबल शॉक पर में चला गया है और वो आप कुछ भी कर लो, बहुत थोड़ा बहुत कम चांस है कि वो बचेगा। तो आप इसमें अगर ज़्यादा अपने रिसोर्सेज़ बर्बाद करेंगे, तो आप पहले और दूसरे वाले को भी खो देंगे। इसलिए ज़्यादा ध्यान इस पे भी नहीं देना है। तो हमने 3 कैटेगरी देखी। ये जो होता है ये रेड कैटेगरी है, इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। जिसको 6 घंटे तक सर्जरी वो बिना किसी हेल्प के जी सकता है, रिसक्सिनेट कर दो 6 घंटे तक वो सर्जरी नहीं हुई, तो भी वो चल जाएगा। 6 घंटे इसके बाद में वो हो सकता है उसकी जान को खतरा हो। तो हमें सबसे पहले ध्यान उसी पे देना है, जिसको हम मिनिमम रिसोर्सेज़ से बचा सकते हैं। दूसरा, ऐसा व्यक्ति येलो से डिनोट करते हैं इसको, जिसको रिसक्सिनेट करने के बाद में 24 घंटे तक इस बंदे को कोई मेजर सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। में उसके बाद में भी 24 घंटे के अंदर हम सर्जरी करेंगे तो ये बच जाएगा। तीसरा, माइनरली इल में पेशेंट कौन-सा होता है? वो पेशेंट जिसको केवल बहुत कम खरोंचे हैं, हल्का-फुल्का हो सकता है एक आध उँगली-उँगली टूटी हो केवल। तो वो इस वाले पेशेंट को आपको माइनर उसमें इलनेस में रखना है, प्रायोरिटी 3 पे रखना है, ठीक है? फिर या फिर इसमें एक और पेशेंट को रखेंगे जिसको एकदम वो जा ही चुका है, इरिवर्सिबल शॉक में है, आप उसको नहीं बचा सकते। उसको भी आप कम उसमें दो और एक चौथा कैटेगरी होता है ब्लैक जिसको डेथ अगर ब्रॉड डेड ही आया तो उसको ब्लैक में अपन डिनोट करते हैं। तो ये कलर कोडिंग अपनी काय की हो गई, इमरजेंसी उसकी रेड रहेगा, येलो रहेगा, ग्रीन रहेगा, ब्लैक रहेगा, 4 रहेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट कैजुअल्टीज़ अपने इसमें ट्रीटमेंट्स पे हमें क्या-क्या मेन ज़रूरत होता है बेसिक लाइफ सपोर्ट और एडवांस लाइफ सपोर्ट। बेसिक लाइफ सपोर्ट में अपन ने कई बार ट्रेनिंग कर चुके हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट से हम बोलेंगे वो लोग कर सकते हैं। वो ज़्यादा अच्छे से बेसिक लाइफ सपोर्ट और एडवांस लाइफ सपोर्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक बार अपन उनसे भी क्लास ले लेंगे, ठीक है? मेंटेनेंस ऑफ एयरवे अपन करेंगे सबसे पहले, फिर वेंटिलेशन फैक्टर आपके पास में न्यूमोथोरैक्स वगैरह जो होता है उसको आप वो करेंगे या फिर ये बेसिक लाइफ सपोर्ट में ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर कंट्रोल ऑफ हीमोरेज करेंगे, ब्लड को रोकना बहना रोकेंगे, पार्टिसिपेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब आप जैसे एक ये एक मेन चीज़ आती है, एक अपने को काफ़ी लोग इस पे ध्यान नहीं देते कि पेशेंट को ट्रांसपोर्ट कैसे करना है। एक जगह रोड एक्सीडेंट होता है तो अपन उसको अगर हाथ और पैर पकड़ के और लटका के अगर इधर एम्बुलेंस में लेटाने जाओगे ना तो उसके हो सकता है कि गर्दन-वर्दन की कोई और बोन फ्रैक्चर हो जाए और वो वहीं के वहीं डेथ हो जाए। तो मेन अपना ट्रांसपोर्ट पेशेंट का ट्रांसपोर्ट करना एक मेजर कॉज़ होता है, इसको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत होती है। हमें क्या करना है गर्दन के नीचे सपोर्ट देना है, जिससे उसके ये स हेड को जो ना ज़्यादा मूव ना करना पड़े। इसके बाद में आपको स्ट्रेट स्ट्रेचर के ऊपर उसको लेटाना है और इस सीधा का सीधा उसको ट्रांसपोर्ट करना होता है। कई लोग क्या करते हैं जल्दी-जल्दी के चक्कर में हाथ और पैर से लटका के और उसको सीधा एम्बुलेंस में रख देते हैं, वो गलत चीज़ है। ठीक? एडवांस लाइफ सपोर्ट इसमें क्या होगा इसमें बहुत सारे क्लिनिकल प्रोसीजर्स आते हैं। इसमें क्या-क्या आता है कि डिफिब्रिलेटर और इंट्यूबेशन ये सब चीज़ें आती हैं। ये अपन एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट से बोलेंगे वो आपको ट्रेनिंग इसकी ज़्यादा अच्छे से ले पाएँगे, ठीक है? ऑनलाइन का ही अपन ऑनलाइन क्लास का भी अपन व्यवस्था कर देंगे। मैं उनसे बात करता हूँ इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एडवांसमेंट इश्यू अब ये सब तो नॉर्मल इश्यू है, अब क्या डॉक्यूमेंटेशन ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जैसे अपना पर्चा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट आता है, उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले पर्चा बनाने की भीड़ लगी रहती है क्योंकि सब सही बात है, उसकी भी ज़रूरत है। हमें बस 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद हमसे ही लोग पूछेंगे, कितने लोग आए, सबके नाम बताओ, उसके बाद में सबकी लिस्ट दो, ये सब। तो वो भी एक ज़रूरी चीज़ है, लेकिन हम इसमें क्या करें, वहाँ अपने यहाँ जो ऑनलाइन पर्चा बनता है, उसमें टाइम लग जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो हमें इन सब का प्रिस्क्रिप्शन बनने का वेट नहीं करना होता है, सीधा-सीधा आप नाम लिखते जाओ या फिर एक पहले से फॉर्म को अपन डिज़ाइन कर लेंगे, उस फॉर्म को अपन रख देंगे इमरजेंसी में कि अगर कोई भी कैज़ुअल्टी वो आती मास कैज़ुअल्टी आती है, उस समय आप इस फॉर्म का यूज़ करो। बाद में हम उसको क्या करेंगे, इस वाले फॉर्म को हम ऑनलाइन कन्वर्ट करवा देंगे। ये अलग चीज़ है, ठीक है? पुलिस डॉक्यूमेंटेशन टीम एक अलग होना चाहिए जो अब जैसे सेम चीज़ अपन ने रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, उसमें क्या होता है कि सबको एमएलसी बना के भेजना होता है ना? वो भी ज़रूरी काम है। तो उसके लिए एक बंदा फिक्स कर दो। ये बंदा केवल इमरजेंसी वो बनाएगा ड्यूरिंग किस दौरान अपना ये डिज़ास्टर होने पे। जैसे डिज़ास्टर हुआ तो एक बंदा फिक्स कर देंगे अपन चिकित्सक फिक्स कर देंगे। वह चिकित्सक केवल जैसे ही पहुँच गया या 2 लोग पहुँच गए, दोनों में से कोई भी एक पहुँच गया, वो जैसे ही ये पहुँचे तो हमें क्या करना है एमएलसी उनका काम केवल एमएलसी बनाना है, ठीक? बाकी ट्रीटमेंट दूसरे चिकित्सक करेंगे और ऐसी प्रकार से पर्चा बनाने वाला जो प्रिस्क्रिप्शन बनाने वाला पेशेंट है, उनका एक बंदे का अपने को ड्यूटी उसका भी लगा देंगे। ये अलग-अलग प्रकार के इश्यू है, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यू आते ही रहते हैं, ठीक है?
कम्युनिकेशन कि हमें किस-किस को समझाना पड़ता है इस दौरान। जैसे ही कोई डिज़ास्टर हुआ तो हमें उसके रिलेटिव्स भी आते हैं, कोई वो भी काफ़ी घबराए हुए होते हैं, फिर काफ़ी सारे पत्रकार भी आ जाते हैं, फिर कई सारे डिपार्टमेंटों को हमें इन्फॉर्मेशन देना होता है। एक व्यक्ति उसके लिए फिक्स होना चाहिए कि आप जो भी कम्युनिकेशन करेगा, वो यही करेगा। नहीं तो क्या होता है, इससे अफ़वाह बहुत सारी जल्दी फैल सकती है कि कोई कह रहा है 200 मर गए, कोई कह रहा है 100 मर गए, तो वो गलत चीज़ है। एक मैनेजमेंट में एक व्यक्ति ही आप किसी भी रिस्पॉन्स को बाहर कम्युनिकेट करे, वो सबसे सही है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ये सब किसी उसका वो नहीं है, इस बहुत किसी काम का नहीं है, आगे मैं बता देता हूँ, जस्ट नॉलेज के लिए मैंने डाल दिया था। तो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को कौन कौन समझाएगा, क्राउड कंट्रोल कौन करेगा, तो ये तो सिक्योरिटी या पुलिस ही कर सकती है। तो ये सब चीज़ें इश्यू है। आगे बढ़ते हैं, अदर इश्यूज़ में कुछ-कुछ आ जाएगा, कुछ हम कैसे कर सकते हैं कि जैसे कुछ कई लोग होते हैं वॉलंटियर अपन बाहर के पब्लिक से आप उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं कि हमारे पास में अगर कोई भी वो आता है, मास कैज़ुअल्टी आती है, तो कई लोग होते हैं अपने समाज से भी उनमें को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। हम आपको सर इन्वॉल्व फ़ोन करेंगे तो आप लोग हमारे हेल्प के लिए यहाँ पे आ जाना। छोटी जगह पे इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, जैसे पीएचसी हो गया, सीएचसी हो गया, वहाँ पर स्टाफ काफ़ी कम होता है, तो उस समय ये आप वॉलंटियर्स को आप इन्वॉल्व करें तो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। पेशेंट की प्रॉपर्टीज़ को कौन देखेगा, प्रेस द ब्रॉड मतलब इसके बाद में प्रेस या ब्रॉडकास्टिंग कौन करेगा, एम्बुलेंस को कौन बुलाएगा, ये सारी चीज़ें आपको एक्स-रे के दौरान मैंने एक्स-रे मशीन्स को कौन फंक्शनल करेगा, नाइट में कई सारी जगह एक्स-रे नहीं होता है, तो उनको कौन बुलाएगा, ये सारा अपने को देखना है। फिर डिस्पोज़ल्स ऑफ डेड बॉडीज़ कौन करवाएगा, ये सारा अपना नॉर्मल होता है। एक प्रेज़ेंटेशन अपना यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है? इसके बाद में मैं अपन आते हैं एग्ज़ाम्पल पे। कुछ एग्ज़ाम्पल्स कैसे आएगा कि कौन-कौन से डिज़ास्टर्स हो सकते हैं और सबसे मेन जो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है फायर सेफ्टी वाला जो अपना वो होता है, फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग नहीं हुई, फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग हुई। ये जो भी अभी मैंने समझाया, ये सब क्या था कि 1 सेकंड अभी मैं दूसरा प्रेज़ेंटेशन लगा लूँ, उसके बाद में मैं इसको रिज़्यूम करता हूँ। अच्छा कोई जवाब दे दो, कोई समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है? कोई ऊपर से तो नहीं जा रहा है? कोई माइक म्यूट अनम्यूट नहीं करेगा, सबको पता है सर सवाल पूछ लेंगे अभी। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ। वो जो अपन ने पहले प्रेज़ेंटेशन पढ़ाया, उसमें अपन ने जो-जो चीज़ पढ़ी, वो क्या था कि अ, आपने को डिज़ास्टर क्या होते हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान कैसे बनाना है, उसके दौरान किस-किस बंदे की कैसे ड्यूटी लगाई जा सकती है, वो एक जनरल वो था। हर एक आपकी संस्था है, सभी संस्थाओं में आपको एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाना है और किस प्रकार बनाना है, वो चीज़ अपन ने उसमें समझा दी, ठीक है? अब कुछ मेजर जो आते हैं अपने पास में डिज़ास्टर कॉमन डिज़ास्टर है, उनके बारे में हल्का-हल्का पढ़ लेंगे, बहुत ज़्यादा समय नहीं है लगेगा। 40-42 मिनट में ये खत्म हो गया, आधे घंटे में वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है? कोड रेड किसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग? कोड रेड हमारे ज़्यादातर अपन क्या करते हैं, आग लगने के लिए कोड रेड यूज़ करते हैं, ठीक है? अब कैसे आप कोड रेड को वो अनाउंस करेंगे? ये मेरे को ही नहीं दिख रहा। हमारे अस्पताल में या कोई भी स्वास्थ्य संस्था है, स्वास्थ्य संस्था में माइक लगे हुए होते हैं, अपने यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है? इसमें क्या होगा रिस्पॉन्स एंड डायलिंग जैसे कहीं पर भी पूरे अस्पताल में किसी जगह पे आग लग गई या कोड रेड हो गया, तो आप उसमें जो अनाउंसमेंट करने वाली टीम है, जो व्यक्ति का आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करी हुई है, उसको आप खबर देंगे क्योंकि आपके पास में इतना समय नहीं है, आप एक जगह कहीं आग लग गई है, तो आप पहले तो खुद ही घबराए हुए होंगे, उसके बाद में अपने को तुरंत के तुरंत काफ़ी सारे एक्शन लेने पड़ते हैं जैसे रेस्क्यू, अलार्म ये पूरा करना होता है, फिर आग बुझाने की कोशिश करना होता है। तो अपनी जवाबदारियों को थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपके अस्पताल में एक बंदा फिक्स कर दो। जैसे हमारे अस्पताल में जो अभी हमारे अस्पताल में क्या होता है कि ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप में कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो ग्रुप में डाल देते हैं। या फिर आप उसमें ये काम करो कि किसी एक व्यक्ति को आपको केवल आरएमओ साहब को बताना है। आपके पास कहीं पर भी कुछ हुआ, आप सीधा आरएमओ साहब को बताएँगे, कॉल करेंगे और फिर उसके बाद में वो अनाउंसमेंट करेंगे कि कोड रेड 3 बार करते हैं, कोड रेड कहाँ पर करते हैं कि जो भी लोकेशन है। जैसे अभी लास्ट टाइम जहाँ हुआ था सीढ़ियों के नीचे, तो कोड रेड ऐसा करके अनाउंस कर देंगे, ठीक? अब आगे बढ़ते हैं। ये किसी काम का नहीं है, अपने को ये पता है, सबको पता है कोड रेड कैसे करते हैं। क्या-क्या होता है?
आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर वाला क्या-क्या इक्विपमेंट लगते हैं अपने पास, अपने अस्पताल में क्या-क्या उपलब्ध है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। ये होता है फायर पैनल। ये क्या होता है, सारे के सारे इसके अंदर इनपुट डाटा आता है, जो भी डाटा आएगा उससे डाटा एनालाइज़ करेगा, उसके बाद में क्या-क्या इसको एक्शन लेना है, ये हर जगह अपने हर फ्लोर पे लगे हुए हैं। आपके किसी काम का नहीं है, ऐसे रहने दो, ठीक है? दूसरा ये होता है स्मोक डिटेक्टर। स्मोक डिटेक्टर आपके यहाँ पे अपने अस्पताल में, पूरे अस्पताल में लगे हुए हैं, जिसमें ये जाली-जाली जैसी है, तो ये क्या करता है, धुएँ को डिटेक्ट कर लेता है। आपके यहाँ पे कहीं पर भी ये लगा हो, वहाँ पर अपने को किसी को आग नहीं जलाना है, अगरबत्ती नहीं लगाना है, बीड़ी सिगरेट नहीं पीने देना है, नहीं तो क्या करता है, ये धुएँ को डिटेक्ट करके अलार्म बजा देगा और पानी के स्प्रिंकलर चालू हो जाएँगे, ठीक है? तो इसके ऊपर एक कवर लगा होता है, वो निकाल देना, नहीं तो क्या होगा, धुआँ ही अंदर नहीं पहुँच पाएगा। ऊपर एक येलो कलर का कवर लगा हुआ है, अपन ने कई सारी जगह से निकाल दिया है, उस कवर निकाल देना, कई सारी जगह देखा है मैंने, इवन मॉल में भी देखा है, कवर लगा हुआ होता है, किसी को पता ही नहीं वो कवर क्यों लगा है। और अगर कवर लगा हुआ होगा तो धुआँ अंदर तक पहुँचेगी नहीं, तो अलार्म ही नहीं बजेगा, किसी काम का नहीं है। है ना? तो वो निकाल देना। इसके बाद में ये फायर अलार्म होता है, अगर किसी वजह से अपना वो स्मोक डिटेक्टर वाला अलार्म नहीं काम कर रहा है और आपको पता चल गया कि यहाँ पे आग लगी है, ठीक है? तो आप ये वाले इस टाइप का आपके यहाँ पर अस्पताल में कई सारी जगह लगा हुआ है, ठीक है? ऐसी बटन दिखेगी, ऊपर वाले ये काँच तोड़ना है, इसके बाद में एक स्विच रहेगा, उसको दबा देना है। तो क्या होगा, फायर अलार्म चालू हो जाएगा और पूरे-पूरे सभी को सूचना मिल जाएगी कि कहीं पे आग लगी है। कहाँ लगी है वो भी ब उसमें अनाउंसमेंट होता रहता है। कि फलाने ब्लॉक में आपका आग लगी है, तो सब लोग आपकी हेल्प के लिए आ जाएँगे, ठीक है? ये ध्यान रखना, ऐसा लगा होता है। फिर तीसरा स्प्रिंकलर होते हैं, इसके आस-पास में 70 डिग्री तक के लगभग टेम्परेचर अगर पहुँच गया, तो ये चालू हो जाएगा। इसमें से पानी निकलेगा और या 2-3 प्रकार के होते हैं, इसमें फ़ोम भी निकलता है, पानी भी निकलता है, पाउडर भी निकलता है। अपने यहाँ जो लगा है, पानी वाला लगा हुआ है, इसके आस-पास का टेम्परेचर 70 डिग्री हो गया, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा और वहाँ से पानी निकल के गिरने लगेगा, ठीक है? और वो आग बुझा देगा उस जगह की, उस लोकल एरिया की, ठीक है? एक वार्ड है, तो वहाँ की बुझा देगा, एक फ्लोर के लिए से कनेक्टेड है, वो ये डिसाइड कौन करेगा? ये पैनल। कितना बड़ा आग है, उस जगह को वो एक्टिवेट कर देगा, ठीक है? इसके बाद में हौज पाइप रहता है, अपने अस्पताल में सब जगह लगे हुए हैं। हौज पाइप में 2 कनेक्शन होते हैं, एक कनेक्शन यहाँ पे लगा होता है, पानी इनपुट के लिए, उसको ऑन करना होता है, उसको ऑन करने के बाद में आप इसको खींच के लेके जाएँगे जहाँ पर भी आग लगी हुई है, उसके बाद में ये वाला नॉब खोलेंगे, पानी निकलने लगेगा, आप उसको बुझा दो, ठीक है? ये चीज़ एक समझ में आई। आगे ये सबको देखा है ये तो। ये क्या होता है? फायर एक्सटिंग्विशर के पार्ट्स आप देख लो। ये किस तरह से वो लगा रहता है पाइप, इसके बाद इसमें ये प्रेशर गॉज होता है, फिर ये होता है सिक्योरिटी पिन होती है, फिर एक सर्विस टैग लगा होता है। सर्विस टैग के ऊपर इसकी पूरी कितनी वारंटी है, एक्सपायरी डेट क्या है, वो सब लिखा होता है। ये वाला प्रेशर गॉज 2-3 प्रकार के आते हैं। इसका सुई हमेशा ग्रीन पे होना चाहिए, इधर भी रेड पे नहीं होना चाहिए, इधर भी रेड पे नहीं होना चाहिए। इधर रेड पे है मतलब वो खाली है। इधर रेड पे मतलब अंदर का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, हो सकता है वो फट जाए, ठीक है? तो इसको आप क्या करेंगे, दोनों में अगर रेड की तरफ में अगर प्रेशर जा रहा है, तो आप इस तरफ जा रहा है तो उसको वारंटी वाले से चेंज करवा दीजिए या रिफिलर से आप उसको भरवा दीजिए। इधर भी जा रहा है, खाली हो गया है, मतलब वो लीक है, इधर भी खाली करवा दीजिए। अगर प्रेशर गॉज ये ग्रीन पे है, तो ही वो हमारे काम का है, अगर ग्रीन पे नहीं है, तो हमारे काम का नहीं है, ठीक है? अब इसमें ये होता है सेफ्टी पिन, इसके बीच में एक यहाँ पर स्टॉपर भी लगा होता है, ऐसा प्लास्टिक का, ठीक है? जैसे सबसे पहले क्या होता है, ये वाली पिन हम खींचते हैं, बाहर खींचेंगे, इसके बाद ये स्टॉपर बाहर खींचेंगे। अब ये वाला जो लीवर है ना, ये दब सकता है। अब ये लीवर दबाएँगे, तो यहाँ से पाउडर निकलेगा, ठीक है? ये एक नॉर्मल उसके वो पार्ट्स बताना चाह रहा था मैं। आगे बढ़ते हैं। आग कितने प्रकार की होती है? अपने पास में जो हमारे लिए काम की है, वैसे तो और भी होती है, लेकिन हमारे जो काम की है, वो टोटल 4 प्रकार की फायर हमारे मेन काम की है। ए ए टाइप क्या-क्या होगा? ऑर्डिनरी कंबर्सिबल मटेरियल में जो लग रही है, उसको ए टाइप का आग बोलेंगे। वुड जैसे लकड़ी, कागज, क्लॉथ, इन सब में अगर कपड़े में, इन सब में अगर आग लग गई, तो क्या होगा? ए टाइप की आग है। बी टाइप की क्या होगा? फ्लेमेबल लिक्विड में अगर लग गई, जैसे ग्रीस हो गया, पेंट हो गया, आपका सॉल्वेंट हो गया या फिर आपका डीज़ल हो गया, पेट्रोल हो गया, उन सब में अगर कोई आग लग गई, तो आप इसको क्या बोलेंगे? बी टाइप की आग बोलेंगे। सी टाइप का क्या होता है कि ऐसा कोई आग ऐसी है जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में लग गई। मान लो कंप्यूटर में आग लग गई या फिर इलेक्ट्रिक पैनल में आग लग गई या वायर में आग लगी स्पार्किंग से या आपको मान लो फ्रिज में पीछे स्पार्किंग होने लगी, उसमें आग लग गई। तो उसको सी टाइप की आग बोलेंगे, फायर बोलेंगे, सी टाइप की, ठीक है? आगे डी टाइप का फायर क्या होता है? डी टाइप की फायर होती है मेटल्स में जो लगती है। जैसे काफ़ी सारे मेटल्स होते हैं जो कि इन्फ्लेमेबल होते हैं। सोडियम है,
पोटेशियम है, ये अपना सॉरी वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग करते समय जो मेटल यूज करते हैं वो, इन सब में ये हमारे काम की नहीं है, ये फैक्ट्रियों का काम की है। डी टाइप के सिलेंडर जो मिलते हैं वो फैक्ट्रियों में आग बुझाने का काम आते हैं, हमारे किसी काम की नहीं। के टाइप का क्या होगा? के से किचन, कुछ कुकिंग मटेरियल में, कुकिंग इक्विपमेंट में आग, अगर कोई फायर हो का दुर्घटना हो रही है तो उसको के टाइप की आग बोलते हैं, ठीक है। ये कुकिंग ऑयल हो गया, एनिमल फैट हो गया, वेजिटेबल ऑयल हो गया, आप पूड़ी बना रहे थे, ऊपर से पानी गिर गया, छिड़क दिया, आग लग जाएगी, उसको के टाइप की आग बोलेंगे, वो पानी से नहीं बुझेगी, ठीक है। तो टोटल हम क्या देख रहे हैं? ए बी सी डी के, मतलब 4 प्रकार के फायर, ये हमने टाइप ऑफ फायर देखा है। अभी अपन टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर भी देखेंगे। जो एक्सटिंग्विशर ए टाइप की आग को बुझा सकता है, उसको टाइप ए बोल लेते हैं, ठीक है? उसके अंदर पानी होता है। जो ए और बी टाइप का बुझा सकता है, उसको टाइप ए भी बोलते हैं। फिर जो 3 प्रकार की आग बुझा सकता है, ए, बी, सी, जो हर जगह अपने अस्पताल में लगा हुआ पाउडर निकलता है जिसमें से, उसको अपन बोलते हैं एबीसी टाइप का सिलेंडर बोलते हैं। कुछ सिलेंडर ऐसे आते हैं बी सी टाइप के होते हैं, वो बी टाइप की और सी टाइप की आग बुझा सकता है। तो वो अभी अपन देखेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। कुछ सिलेंडर डी, ये डी टाइप का सिलेंडर अपन ने नहीं देखा होगा, ये फैक्ट्रियों में होता है, येलो कलर का लगा होता है, फैक्ट्रियों में लगा होता है, जहां पर मेटल्स का को गर्म करके उससे कुछ बना रहे होते हैं। के टाइप का सिलेंडर अपने को रखना चाहिए अपने घर में, काफी सारा अपन खाना वाना बनाते रहते हैं, तो उसमें घर पे अगर रखना हो तो ये एबीसी टाइप का या फिर के टाइप का रखना चाहिए, जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे यूज करते हैं? सबसे पहले तो जहां भी आग लगी है उससे आप 10 फीट के लगभग दूर खड़े हो, ठीक? वहां से आप इसको इसको यूज करना है। 10 फीट बहुत ज्यादा दूर नहीं होता, पाउडर पहुंच जाएगा, उसमें प्रेशर इतना होता है। कई लोग सोच रहे होंगे इतनी दूर खड़े होंगे तो आग बुझेगी कैसे? भाई, आपकी खुद की सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो दूर से इतना प्रेशर होता है उसमें कि वो पहुँच जाएगा। 10 फीट दूर खड़ा होना है, उसके बाद में आपके पीछे की तरफ में हमेशा आपके भागने का रास्ता होना चाहिए। अचानक धमाका हो गया या आग बढ़ गई, तो आपको आप हमेशा आपकी पीठ की तरफ भागने के लिए रास्ता होना चाहिए। मतलब आप गेट के पास खड़े होके या खिड़की के पास खड़े होके ही आग बुझाओ। ऐसा नहीं कि पीछे दीवार है और आप आग बुझाने पहुँच गए और उसके बाद में जैसे ही धमाका हुआ उधर पीछे भागने लगे, दीवार से टकरा गए, ठीक है? वो नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपको ये भी ध्यान रखना है कि फ्लो ऑफ एयर, जैसे ओपन खुले जगह पे अगर आप कहीं पर ये कोशिश कर रहे हैं आग बुझाने की, तो वहां पर क्या होना चाहिए कि आपके पीछे की उस तरफ से आग बुझाओ जिधर से आपका ना हवा चल रही है। आपके मुंह पे एयर नहीं आना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, वो आग अचानक से फैलेगी तो वो आपकी तरफ फैलेगी। आपको हमेशा एयर के डायरेक्शन में ही खड़े होके आग बुझाना है, ठीक है? अब इसके लिए अपने को सबको पता है क्या करते हैं कि रेस और पास 2 अपने शॉर्टकट होते हैं। कैसे? पुल द पिन, अपन ने ये देखो इसके हाथ में दिख रही ना ये पिन, इसको पुल द पिन, ये पिन निकाल दी। एम द बेस, इस वाले पाइप से इसके आग के बेस पे निशाना लगाएं, ये निशान लग गया। फिर स्क्वीज, स्क्वीज मतलब जो लीवर है नीचे जो हैंडल था, अभी यहाँ से नीचे था ना, उसको दबा दिया, तो जैसे ही वो आपने दबा दिया तो फिर यहाँ से क्या होगा, पाउडर निकलने लगेगा। अब क्या करेंगे, साइड बाय साइड स्वीप, मतलब उसको एक ही जगह नहीं पकड़ के रखना है, नहीं तो एक ही जगह पूरा पाउडर फैल जाएगा, उसको साइड साइड में करके पूरी आग को कवर करना है, ठीक है? एम द बेस और ये स्वीप, तो कुल मिला के क्या हो गया, पुल द पिन, एम द बेस, स्क्वीज एंड स्वीप, ये हो गया पास। अब आगे क्या होता है, एक और होता है रेस। रेस मतलब आपको क्या करना है, रिस्पॉन्डिंग, रिस्पॉन्ड कैसे करना है। कभी भी कहीं पर भी आग लगी है उसके लिए आपको रिस्पॉन्डिंग टू द फायर इमरजेंसी, आग लग के समय हमें रिस्पॉन्स कैसे करना है, ये रेस से अपने याद रखेंगे। रेस्क्यू, हर एक उस बंदे को बचाना है जो खुद नहीं चल सकता, खुद नहीं भाग सकता। उसको नहीं बचाना है कि जो खुद भाग सकता है, अच्छा खासा दौड़ते हुए, उसको उठा के थोड़ी बाहर पहुंचाना है, वो खुद चला जाएगा। अपने को उस व्यक्ति को बचाना है जो नहीं भाग सकता, जो नहीं चल सकता, छोटा बच्चा हो गया एसएनसीयू वाला, वो नहीं भाग सकता, उसको लेके उसको बाहर निकालना है, ठीक है? रेस्क्यू, रेस्क्यू करेंगे सबसे पहले, पहला काम है रेस्क्यू। फिर अलार्म, अलार्म बजाएंगे। हमें ये पता होना चाहिए, हर व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि 3 चीजें कहाँ है। फायर अलार्म कहाँ पर लगा हुआ है हमारे अस्पताल में या घर में या वर्क प्लेस पे, फायर एग्जिट कहाँ है, कहाँ से भाग सकते हैं, और इसको खुला रखना है, पता चले, मतलब खुला रखना है मतलब ताला नहीं लगा के रखना है। नहीं तो पता चला आग लगी और हम भागने गए, उधर ताला ही लगा। और उसके बाद में फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ लगाए, ये सबको पता होना चाहिए। 3 चीजें कहाँ-कहाँ पर है, उसको बिल्कुल आप याद रखना चाहिए, ठीक है? सबको पता होना चाहिए। और ये दुर्घटना है ना, आपने खुद ने देखा है, कहीं पर भी हो सकती है, किसी भी जगह हो सकती है, आग कहीं भी लग सकती है। और अपने साथ हुआ भी है कई बार। हमारी लोगों की ट्रेनिंग इतनी अच्छी है कि लोग खुद जाके उसको बुझा देते हैं और बिल्कुल अच्छे से वो लोग हैंडल कर लेते हैं।
और नहीं तो ये चीज़ आगे बढ़ जाती, दुर्घटना और बड़ी हो सकती थी। आपने काफ़ी स्टाफ की काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। रेस पे क्या कर रहे हैं? अलार्म करना है। अलार्म कैसे करना है? अगर आपके पास छोटी संस्था है, कोई पीएससी है, वहाँ पे अलार्म तो लगा ही नहीं। अब क्या करें? अलार्म का मतलब ये होता है कि सबको अलर्ट करना है, जितने लोग आप मदद बुला सकते हो। ग्रुप पे डाल दो, टीआई साहब को फ़ोन लगा के बोल दो कि भैया जल्दी से हेल्प भेजो, आग लग गई। और या फिर आपके जो ये फायर डिपार्टमेंट वालों को फ़ोन लगा दो, जो सबको अलर्ट कर सके। अलार्म मतलब होता है कि अलर्ट करना है सबको, कि सब लोग अलर्ट करें, हमारे लिए हेल्प के लिए आ जाएँ। कंटेन फायर, कंटेन या कन्फाइन क्या होता है? 2 चीज़ों, कंटेन या कन्फाइन मतलब जो आग फैल रही है, जब आगे नहीं फैलने देना है हमें। वहाँ से ज्वलनशील सारी वस्तुओं को हटा लेंगे। जहाँ आग लगी है उसके पास में से जितनी ज्वलनशील वस्तु है, जो भी जल सकती है एक्स्ट्रा, आग को धमाका कर सकती है। पता चला वहाँ गैस सिलेंडर रखा था, हमारे किचन के लिए गैस सिलेंडर आया था। आग लगी और गैस सिलेंडर में धमाका हुआ तो पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी, इकट्ठे सभी मर जाएँगे। इससे अच्छा आप क्या करो, जैसे ही पहले रेस्क्यू करा, फिर अलार्म करा, फिर कंटेन, आग को रोकने की कोशिश करी। आपने ज्वलनशील वस्तु को वहाँ से हटा देना है, उसको बाहर लेके जाना है, ठीक है? या फिर दरवाजे और खिड़की को बंद कर देना है, अंदर से नहीं करना है बिल्कुल भी, नहीं तो आप ही अंदर रह जाओगे। जब बाहर निकल के जा रहे हैं, आप भाग रहे हैं, तब उसको गेट को बंद करना है और लॉक नहीं करना है। हो सकता है पता चला आपने बंद करा और कुंडी लगा दी और अंदर 2 लोग और फँसे थे। ये नहीं करना है। आप बाहर खड़े हो, गेट को बंद कर दो, हमें केवल आग को रोकना है, आग है ना कुंडी नहीं खोल सकती। कुंडी नहीं भी लगाओगे तो वो आग बाहर नहीं आएगी। तो हमें ऑक्सीजन की सप्लाई रोकना है, मकसद हमारा ये है। गेट को बंद करेंगे, अंदर ऑक्सीजन या हवा कम पहुँचेगी, आग अपने आप बुझ जाएगी। ठीक है? ऐसा भी हुआ है अपने साथ में। तो आपने क्या करना है कि गेट को बंद करना है, खिड़की को बंद करना है, लेकिन कुंडी नहीं लगाना है और अपन जब बाहर भाग रहे हैं, तब उसको गेट को बंद करते हुए जाना है। ठीक है? आखिरी आखिरी चीज़, अगर हमारे बस की है, छोटी-मोटी आग है तो उसको बचाने बुझाने की कोशिश करना है, अगर बहुत ज़्यादा बड़ी है तो बिल्कुल नहीं करना है, भाग जाना है। ठीक है? ये देखो, कहाँ गया? यहाँ से फिर से देखते हैं। रेस्क्यू, दोज़ आर इन डेंजर, जो-जो बंदे डेंजर में हैं, जिनको खतरा है, खुद नहीं भाग सकते हैं, उनको हम रेस्क्यू करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अलार्म बजाएँगे, ये अलार्म लगा हुआ है, इसके ऊपर के काँच को तोड़ेंगे, अंदर बटन है, उसको बटन को दबा देंगे, तो पूरे अस्पताल में खबर लग जाएगी कि आग लगी है, सब लोग अलर्ट हो जाओ और भागो। ठीक है? फिर पुश, या फिर इसमें ये एक टाइप का और अलार्म आता है, उसमें ऊपर से बटन नीचे खींचना होता है। वो भी ध्यान रखना, अपने यहाँ यही वाले लगा हुआ है, बटन दबाने वाला। ठीक? आगे, कन्फाइन। कन्फाइन मतलब अभी मैंने समझा ही दिया। क्या होता है? ये प्लीज़ क्लोज़ द डोर, अगर आग लगी है, क्लोज़ द फायर कंटेन डोर बट डू नॉट लॉक, कहीं पर भी आपको जहाँ आग लगी है वहाँ के वहाँ और खुद के बीच के गेट को बंद करना है, लेकिन लॉक नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि उधर से कोई और बंदा फँसा हो, वो जो भागने की कोशिश कर रहा हो और पता चला आपने बंद कर दिया। ठीक है? इसको बंद नहीं करना। फिर आगे, आखिरी रेस में आखिरी रेस्क्यू देखो, ये रेस्क्यू देख लिया, ये अलार्म देख लिया, ये कन्फाइन देख लिया या कंटेन, ये दोनों चीज़ें होती हैं। कन्फाइन भी बोल सकते हैं आप, कंटेन भी बोल सकते हैं, ठीक है? इसके बाद आखिरी क्या बचा? एक्सटिंग्विश, अगर पॉसिबल हो, अगर हमारे बस की हो, तो ही आग बुझाने की कोशिश करना है। बहुत ज़्यादा फैल गया है, आप नहीं बचा सकते, छोटा सिलेंडर कितनी सी आग बुझाएगा? 4-5 लीटर का सिलेंडर, आपने यहाँ 5 लीटर वाला लगा शायद, वो ज़रा-सी आग बुझाएगा। पूरा पता चला कि एक फ्लोर चल रहा है और आप पहुँच गए बहादुर बन के उसको ये लेके सिलेंडर की मैं बुझा के रहूँगा। ये ज़रूरी नहीं, अगर आपको वो अगर नहीं आप बुझा सकते ना, तो भाग जाओ, ठीक है? ये, आगे बढ़ते हैं। इवैक्यूएशन प्लान, एग्जिट रूट, लोकेशन ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर एंड लोकेशन ऑफ द फायर अलार्म बटन या पुश बटन। ऐसा इवैक्यूएशन प्लान बनता है, ऐसा ये दिख रहा है आपको। ये हमारे मान लो एक फ्लोर का है, फ्लोर का रास्ता है। इसमें ये बहुत थोड़ा-सा उसमें लिखा हुआ है, लेकिन आपको गौर से देखेंगे तो यहाँ पे आपको शायद ना दिखे। लेकिन हमें आइडिया लग जाएगी। ये ग्रीन वाले हैं, ये ग्रीन वाले पूरे वो लगे हुए हैं क्या? फायर एग्ज़िट। एक एग्ज़िट यहाँ पर है, एक एग्ज़िट यहाँ पर है, एक एग्ज़िट यहाँ है। अगर बंदा यहाँ पर फँसा हुआ है तो उसको ये इसी मैप से पता चल जाएगा कि एक फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ लगा हुआ है, फायर अलार्म यहाँ पे लगा हुआ है। अगर भाग के जाएगा तो वो ये पहले अलार्म बजाएगा, ये फिर इसके बाद एक्सटिंग्विशर उठाएगा और वो आग को बुझा देगा। और अगर उसको भागने की ज़रूरत पड़ी तो उसको रास्ता तो पता रहेगा कि देखो, यहाँ से भी भाग सकता हूँ और यहाँ से भी भाग सकता हूँ। तो इस तरह का एक हर फ्लोर के ऊपर ये एक प्लान, आपके फ्लोर के मैप के अनुसार एक प्लान बना के इवैक्यूएशन प्लान बनाना ज़रूरी है और लगाना ज़रूरी है। और सबके ऊपर ये लिखा होना चाहिए कि आप कौन से फ्लोर पे हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राउंड फ्लोर, मतलब ये अभी आप जो खड़े हो वो ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हो। ठीक है?
हर एक उसका फ्लोर का उसका लोकेशन लिखना है और आपको वहाँ पर एक पूरे उसमें जगह-जगह लगा होना चाहिए। कम से कम फायर एक्सटिंग्विशर के आजू-बाजू तो लगा ही होना चाहिए, जिससे वो लोगों को पता चल सके, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अ, अगर आप खुद स्वयं किसी ऐसी जगह फँस गए हैं, जहाँ पे आग लगी हुई है, यहाँ बाहर आग लगी हुई है और हम इस कमरे में फँस गए, तो उस समय क्या करें? एक टॉवेल लें, उसको गीला करें और यहाँ पे लगा दें, जिससे आग का धुआँ अंदर नहीं आएगा। लोग जलने से नहीं मरते, लोग दम घुटने से मरते हैं। मैक्सिमम जो डेथ होती है, मैक्सिमम कैज़ुअल्टी होती है, वो आग के धुएँ से, दम घुटने से, सफोकेशन से इंसान मरता है। बर्न जलने से नहीं मरेगा, वो भाग जाएगा, ठीक है? तो ज़्यादातर लोग खुद से जलने से नहीं मरते किसी भी ऐसी कंडीशन में, दुर्घटना में। इसलिए हमें क्या करना है कि ये जो गेट है, इसके नीचे टॉवेल को गीला करके आप इस प्रकार से लगा दें, मतलब उधर से धुएँ का आने का रास्ता बंद कर दें और अगर नीचे है, तो नीचे भी लगाना है और ऊपर अगर खुला हुआ है, तो वहाँ भी लगाना है। पता चला कि परमार सर ने कहा था नीचे लगाना है, तो यहाँ लगा दिया, ऊपर से धुआँ आ रहा है, वो नहीं करना है, ठीक है? फिर इसके बाद में क्लोज़ ऑल द डोर बिटवीन यू एंड फायर हमारे और उसके बीच में, आग के बीच में जितने गेट हैं, वो सारे बंद कर दो और उसके नीचे टॉवल लगा दो, पहली। दूसरी चीज़ कि तैयार रखो, वहाँ पर हमें हो सकता है खिड़की तोड़ के वहाँ से किसी को बुलाना पड़े हेल्प के लिए या वहाँ से भागना पड़े, तो अगर ज़रूरी हो तो काँच तोड़े, वैसे अननेसेसरी छोटी-मोटी आग में काँच तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा महँगा से लगता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगर आप कहीं पर ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपको आग ने पकड़ लिया है सॉरी जहाँ पे धुआँ पूरा भरा हुआ है और उसी धुएँ वाली जगह पे आप फँस गए हो, तो क्या करो? ड्रॉप योर हैंड एंड नी और इस प्रकार से घुटनों के बल आ जाओ क्योंकि धुआँ जो है वो ऊपर-ऊपर रहेगा और यहाँ पर नीचे फ्रेश एयर रहेगी, आप थोड़ी देर साँस ले सकते हो। आपके मुँह को गीले टॉवल से ढक लेना है, जिससे कि गरम धुआँ आपके अंदर ना जाए और आपके लंग्स को डैमेज ना करे। इसलिए आपको क्या करना है, एक रुमाल लो, उसको गीला कर लो और उसको मुँह पे लगा लो। अगर गीला नहीं कर सकते, हो सकता है चारों तरफ आग लगी हो, तो सिंपल ऐसे ही बाँध लो, ठीक है? इसके बाद में धीरे-धीरे साँस लेना है नोज़ से और उस क्लॉथ के थ्रू ही वो साँस आए, पता चले इसको हटा के साँस नहीं लेना है, ठीक है? तो 2-2 चीज़ें अपन ने देखी। अगर हम किसी ऐसी जगह पे फँस गए हैं, जहाँ पर बाहर आग लगी हुई है, हम अंदर हैं, तो ये क्या करेंगे, धुएँ को अंदर आने से रोकेंगे। दूसरी चीज़, आप ऐसी जगह फँस गए हो, जहाँ पर धुआँ-धुआँ भर गया है, बाहर आग लग गया, किसी जगह से धुआँ इसमें भर गया, अब हमें निकलना है तो क्या घुटने के बल में पहुँच जाओ और घुटने के बल स्क्रॉल कर के छोटे बच्चे जैसे चलते हैं, वैसे चल-चल के आप निकल के जाओगे और ये अपने रुमाल से अपने नाक को बंद करके रखेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगर कि हमारे कपड़ों में आग लग गई तो? अगर मान लो हम ऐसे ऐसी जगह फँस गए कि हमारे कपड़े ने आग पकड़ ली है, तो क्या करो? रुको, गिरो और लेटने लगो, आग खुद ही बुझ जाएगी। गोल-गोल मतलब जैसे लुढ़कते नहीं है, तो वैसे लुढ़कने लगो अगर भाई पीठ-वीठ पे आग लगी है, तो जैसे ही लेटोगे तो फिर वो जो है, वो आग बुझ जाएगी। ठीक? ये चीज़ एक समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। थैंक यू, हो गया। अ, इसके बाद एक और चीज़ आती है बहुत छोटी-सी कि अम, बता रहा हूँ। मैं नेक्स्ट पीपीटी लगा रहा हूँ। ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। मेरे हिसाब से 10 मिनट का और है बस। 10 मिनट में हो जाएगा। चलिए इस पे आते हैं। क्या होता है ये डिज़ास्टर में इसमें बस 1-2 चीज़ें ज़रूरी है। क्या कुछ फ़ेज़ होते हैं रिकवरी ये सब नहीं पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। किसी भी डिज़ास्टर प्लान के लिए प्रिपरेटरी फ़ेज़ होता है, इसके बाद में कैपेसिटी नहीं ये सब रहने दो आप मत पढ़ो, फालतू में कन्फ्यूज़ किसी काम का नहीं है अपने। हॉस्पिटल एक्शन प्लान है। अगर कहीं पर जो ये मेजर मेजर ये है जैसे फायर है, अगर ये कितने अपने पास में आ सकते हैं
डिजास्टर आग लग सकती है कहीं पर भी, जिसके बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया। यहाँ पर हाँ, ये मैं बताना चाह रहा था, एक ये फायर एक्सटिंग्विशर यूज, ये एबीसी टाइप का होता है। ये देखो यहाँ पे सामने लिखा होता है ABC, ये ए प्रकार की आग को बुझा सकता है, बी प्रकार की, सी प्रकार की, ये तीनों को तीनों की आग को बुझा सकता है। ये हमारे यहाँ पे उपलब्ध है, ये उसका मीटर वो लगा हुआ है, यहाँ पे पिन लगी है, ये पूरा का पूरा सबको पता है, ठीक है। ये BC टाइप का होता है, नहीं CO2, ये बी टाइप का, बी और सी, ठीक। बी और BC टाइप का होता है, यानी कि ये बी टाइप की आग को और सी टाइप की आग को बुझा सकता है। ए टाइप की आग जो कि जनरली अपने कपड़े या फिर उसमें कागज में या लकड़ी में लगती है, उसको नहीं बुझा सकता। इस प्रकार का लगा होता है, ठीक। इसको कभी भी आप क्लोज एरिया में यूज नहीं करेंगे, क्योंकि CO2 को रिलीज करता है, और क्लोज एरिया में आपने यूज करा तो आप खुद भी मतलब उसमें फंस सकते हैं। डू नॉट यूज इन कन्फाइंड एरिया, मतलब चार कमरा बना हुआ है, उसमें बंद एरिया में कम ही यूज करते हैं, ज्यादा नहीं करते, ठीक है। ये देखा होगा, इसके ऊपर इसको यूज करने का तरीका, ये वाले वॉल्व को ऊपर से खोलते हैं, ये गोल घुमाएंगे, खुल जाएगा, इसके यहाँ से CO2 निकलेगी, आग बुझ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है बी और सी टाइप का। इसको क्रिटिकल जहां पर इक्विपमेंट हो, जहां जैसे कि बहुत सारे मशीनरी हो, या फिर छोट अपना क्रिटिकल जगह पे है, जैसे ऑपरेशन थिएटर हो गया या SNCU हो गया, जहाँ छोटे बच्चे हैं, उनके पाउडर अपन यूज करेंगे तो वो पाउडर से उस बच्चों को नुकसान हो सकता है, या फिर वो इनहेल कर सकते हैं। वैसी जगह पे आप इस वाले सिलेंडर को यूज करेंगे, BC वाले को, क्रिटिकल वाले एरिया पे BC वाले सिलेंडर यूज करते हैं, ठीक है। वो ABC वाला पाउडर वाला यूज नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक ये आता है, ये फॉर्म वाला बेस्ड होता है, A और B टाइप की आग बुझा सकता है, किसी काम का नहीं, अपने को नहीं पढ़ना है, इतने सारे पढ़ेंगे तो वो जो पढ़ा वो भूल जाएंगे। इसमें एक पानी वाला जरूर आता है, ये A टाइप की आग को बुलाता बुझाता है, ये मैंने एक जगह देखा है, इसलिए मैंने बता दिया। इसमें पानी भरा रहता है, यहाँ से ढक्कन खोलो, इससे आग बुझ जाती है। आगे बढ़ते हैं। ये सब पढ़ाना था जल्दी, ये PPT लॉस हो गया शायद। मेन चीज है अर्थक्वेक। फ्लोड में क्या करना है, बाढ़ में क्या करना है, बाढ़ में हमें अस्पताल की तैयारी रखना है, हो सकता है बहुत सारे लोग एक साथ आ जाए, तो हमें अस्पताल में संख्या बेड संख्या, वो ट्राइजिंग वगैरह ये सब पढ़ाया अपन ने, वो ही चीज करना है, और कुछ अलग से नहीं करना है बाढ़ में। और भूकंप में क्या करना है, अगर कहीं पर आपको भूकंप आने की कंडीशन हो, कहीं पर भूकंप आ गया, तो क्या करेंगे हम, ये सबसे पहले ड्रॉप, कहाँ गया ये, मेरे को नहीं दिख रहा है। हाँ, ड्रॉप कवर होल्ड मतलब कोई एक ऐसी जगह, टेबल वगैरह कहीं पर हो, वो उसको बिल्कुल आप नीचे बैठ जाओ, उससे कवर कर लो टेबल से। सबसे ज्यादा भूकंप लगने में जो डेथ वगैरह होती है, या फिर मेजर इंजरी होती है, या हेड इंजरी से होती है, ऊपर से कुछ कुछ वो भी गिरता रहता है, ये प्लास्टर वगैरह गिर जाएगा, या फिर छत का वो कुछ पोर्शन गिर जाएगा, पंखा गिर जाएगा, भूकंप आएगा, तो ऐसी दुर्घटना होती है, तो उससे हेड इंजरी होती है सबसे ज्यादा। तो हमें सबसे पहला चीज क्या करना है, हमारे सर को बचाना है। तो आप क्या करो, ड्रॉप करो नीचे, किसी चीज के नीचे, मजबूत टेबल कुर्सी अगर हो तो उसके नीचे छिप जाओ, और वहां से सर को कवर कर लो, और उसको टाइट पकड़ के रखो, ठीक है। वहां से इस भूकंप वाली जगह से भूकंप आएगा, वो कम से कम 15 सेकंड या 30 सेकंड के लिए ही आएगा, या इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो आप दौड़ के 15 सेकंड में थर्ड फ्लोर से नीचे तो नहीं भाग पाओगे, पहुंचोगे ही नहीं। तो रास्ते में आप जितना भागोगे, भूकंप आने की कंडीशन में कभी भी भागने की कोशिश नहीं करना है, हमें वहीं पे रुकना है, और सेफ जगह ढूंढना है जिससे आप सर को बचा सको, और उसको वहीं पे होल्ड करना है। 15 सेकंड के बाद में अपने आप सब जो जो गिरना होगा गिर जाएगा। इससे क्या फायदा होगा आपको, कि अगर बहुत सारा मटेरियल आपके ऊपर गिर गया, तो क्या होगा, आपको एक स्पेस मिल जाएगा जहां पे आप सेफ रहेंगे, और आपका सिर बचा रहेगा, यहाँ पे कुछ लगेगा नहीं आपको। और अगर वो बिल्डिंग गिर भी गई, तो रेस्क्यू टीम जब आएगी, तब तक ऐसे सेफ जोन के बीच में आप लोग सुरक्षित रह सकते हैं अपन। इसलिए यहाँ पर कहाँ पे क्या भागना नहीं है, ड्रॉप करना है, नीचे बैठना है, सर कवर करना है, उसको पकड़ के रखना है, बस। उसके बाद में फिर अपन जो भी कंडीशन ठीक हो जाएगी, तो वहां से आराम से निकल जा सकते हैं। इसमें फायर अर्थक्वेक के समय पे भागने की कोशिश ना करें, और हमेशा मैं यही बोलता हूँ कि आपका स्टोर में हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो भी भारी वस्तुएं हैं, जो कि थोड़ा बहुत हिलाने से गिर जाएगी, तो उसको ऊपर रख दिया, वो आपके सर पे गिरेगी तो और बड़ी चोट आएगी। इसलिए भारी वस्तुओं को हमेशा नीचे रखना है, हल्की वाली वस्तुओं को हमेशा ऊपर रखना है, ठीक है। ये चीजें अपने को ध्यान देने वाली बात है। इसके बाद में ये सारे जोन है, ये ड्रॉप कवर होल्ड, नीचे बैठ गए, कवर कर लिया अपने सर को या पूरे के पूरे, और होल्ड करा। अगर आपको कोई टेबल कुर्सी या ऐसी जगह नहीं मिल रही है, तो सबसे सेफ एक कमरे के अंदर सबसे सेफ जोन होता है एकदम कॉर्नर, बीच में कभी नहीं खड़े होना, बिल्कुल कॉर्नर में, क्योंकि साइड में पिलर होते हैं,
और 2 दीवारें सपोर्ट में होती है तो कॉर्नर कभी नहीं गिरता, गिरेगा बीच वाला ही पोर्शन। तो अगर आपको टेबल कुर्सी नहीं मिल रही है तो कॉर्नर में खड़े हो जाओ और सर को बचा लो, अपने सिर को कवर कर लो, कोई चीज आपके सर पे ना गिर जाए। हाथ से या जैसे भी आप कर सकते हो उसको सर को बचाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये केमिकल इंजुरी वाला पोर्शन है, ये मैंने इसलिए ऐड कर दिया था कि ये मंडीदीप वगैरह में काफी सारी फैक्ट्री है, यहाँ पे वहां जरूरत होती है जहां पर जैसे ये मैं ट्राइज वाला एरिया बता रहा था, केमिकल वाला पोर्शन इसलिए मैंने ऐड करा था कि जो मंडीदीप वाला एरिया वहां पर बहुत सारी फैक्ट्री है, वहाँ केमिकल स्पिल हो सकता है। ये वाला डिजास्टर मंडीदीप जैसी एरिया में आ सकता है, अपने जिला अस्पताल में कभी नहीं आएगा, ऐसा वाला वहां आसपास है ही नहीं। तो इस अपन उसके लिए वहां जरूरत नहीं है, मेन चीज है मंडीदीप वालों को इसके लिए एक प्लान बना के रखना पड़ेगा। ये ट्राइजिंग कैसे करते हैं, ये मेरे पीपीटी में से लॉस हो गया उस वाले में से, इसमें समझा देता हूँ जो मैंने आपको ट्राइजिंग बताया था। एक बंदा होता है, यहाँ से एंट्री है हमारे अस्पताल की और हमारा हॉस्पिटल यहाँ पर है, बाहर का बीच वाला एरिया है, ठीक है। यहाँ से एंट्री करी पेशेंट ने, पेशेंट एंट्री करा, मास कैजुअलिटी आई थी, मास कैजुअलिटी के समय पे कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको केवल खरोचे हैं, तो उनको आप बाहर के बाहर खड़ा कर दो, यहीं तू यहीं रुक, यहीं पे ड्रेसिंग होगी तेरी। तो हरा वाला इसको ग्रीन से आप डोनेट करेंगे। जो डेड हो गया उसको भी साइड में अपन ने कर दिया, इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं। अब हमारे पास 2 पेशेंट बचे, एक प्रायोरिटी 1 रेड वाला और दूसरा प्रायोरिटी 2 मतलब येलो वाला। इन दोनों को हमें कहाँ पे शिफ्ट करना है, इनको कैजुअलिटी में इसको रिसब्स्टिट्यूट करने की जरूरत पड़ेगी, इसको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया, इन दोनों को हमें शिफ्ट करना पड़ेगा हॉस्पिटल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये कलर कोडिंग कैसे करते हैं हम लोग। ओ, हाँ, एक सेकंड, ये मेरे को दिख नहीं रहा है कि यहाँ पे क्या है, मैं इसलिए थोड़ा सा। Recording in progress. सबसे पहले पेशेंट आया, पेशेंट को अब मैं यहाँ देखना है रेस्पिरेशन है कि नहीं, यहाँ पे दिख नहीं रहा था मेरे को कि क्या है, ये उसके नीचे हाइड है। तो रेस्पिरेशन देखना है, रेस्पिरेशन अगर है तो इस तरफ रखेंगे, या दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो रेस्पिरेशन होगा या फिर नहीं होगा। अगर नहीं है तो उसका हमें क्या करेंगे, पहले एयरवे चेक करेंगे, उसका एयरवे चेक करेंगे कि सांस लेने में ऐसा तो नहीं कि कहीं पे टंग फॉल हो गई हो या मुंह के अंदर कुछ फ्लूइड ब्लड भर गया हो तो वो सांस नहीं ले पा रहा है, तो उसका एयरवे क्लियर करेंगे। एयरवे क्लियर करने के बाद में अब भी अगर वो नो रेस्पिरेशन, अगर अभी भी सांस नहीं ले रहा है तो वो डेड हो गया है, तो इसको ब्लैक से आप डिनोट कर दो, ठीक है। जो भी अपना प्रक्रिया है, इसमें बहुत ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं, ये ट्राइजिंग वाला में वो है। यहाँ पर एक ही अगर बंदा आया है, वहां पर ऐसी कंडीशन है तो फिर सीपीआर करना है, लेकिन यहाँ पर अभी हमें ट्राइजिंग है, अभी हमारे पास बहुत सारे भीड़ है। अब इस पे ध्यान देंगे ज्यादा, ये शॉक में जा चुका है, तो ये अपना कौन सी कैटेगरी में आ गया, थर्ड वाली प्रायोरिटी में आ गया है, तो इसको आप ऐसे छोड़ दो। इसके बाद में पॉजिटिव एयरवे अगर है, पोजीशन आपने एयरवे क्लियर कर दिया, ऐसे एयरवे क्लियर करने के बाद में अगर रेस्पिरेशन करने लग गया है पेशेंट, तो उसको आ गया रेड वाली कैटेगरी में, मतलब आपको इस इमीडिएट जरूरत है, फर्स्ट प्रायोरिटी है, इसको आप ध्यान से रेड वाला जोन में आपको भेजना है, ठीक है। अब अगर एयरवे है और अगर वो 30 से कम है पर मिनट, ये या फिर 30 से ज्यादा है, अगर 30 से ज्यादा है तो आपको इसको रेड वाले कैटेगरी में रखना है, और अगर 30 से कम है तो फिर आप देखेंगे परफ्यूजन, मतलब ब्लड की सप्लाई ब्रेन को, ठीक है। अगर वो देखने के लिए या फिर अदर ऑर्गन्स को, ये देखने के लिए आप क्या करेंगे, रेडियल पल्स पल्स को देखेंगे, अगर रेडियल पल्स प्रेजेंट है और रेडियल पल्स प्रेजेंट होने के साथ मतलब क्या हो गया कि रेस्पिरेशन भी था, लेकिन रेस्पिरेशन काफी तेज तेज सांस ले रहा है बंदा, उसके बाद में वहां पर उसकी रेडियल पल्स उपलब्ध है। रेडियल पल्स होने के बाद में हम उसको मेंटल स्टेटस देखेंगे, उसे नॉर्मल कमांड पूछेंगे, नाम क्या है, अगर वो जवाब दे रहा है, दो चीजें हो सकती है, या तो वो जवाब नहीं देगा, अगर जवाब नहीं दिया तो उसको रेड कैटेगरी में रखेंगे, और अगर जवाब दिया, वो हमारी बातों को मान रहा है, समझ रहा है, अपन बोल रहे हैं हाथ उठाओ तो उठा रहा है, आंख खोलो तो खोल रहा है, नॉर्मल कमांड अगर मान रहा है तो उसको आप डिलीट कर सकते हो, उसको आप येलो वाली कैटेगरी में रख सकते हो। कंडीशन पूरी क्या हो गई, रेस्पिरेशन था, रेस्पिरेशन 30 से ज्यादा चल रहा था, रेडियल पल्स थी, रेडियल पल्स के बाद में बंदा हमारी बात भी मान रहा है, कमांड भी मान रहा है, तो उसको येलो में रखेंगे। इसके बाद में अगर अंडर 30 है, सॉरी अंडर 30 से कम उसकी रेस्पिरेशन है, या दो बार गलत बोल दिया मैंने, सॉरी, रेस्पिरेशन है लेकिन उसका अंडर 30 उसका रेस्पिरेशन चल रहा है, उसका रेडियल पल्स प्रेजेंट है, रेडियल पल्स प्रेजेंट होने के बाद में मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है, वो बात नहीं मान रहा है, बेहोश टाइप का है, तो उसको रेड वाली कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। अब तीसरी चीज, सेम चीज आ गया, रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन के बाद में उसका जो रेस्पिरेशन अंडर 30 30 से कम है,
और रेडियल पल्स नहीं है तो उसको आप सीधा ब्लड कंट्रोल करेंगे, कहीं ना कहीं से ब्लड बह रहा होगा। और सॉरी, इसके बाद अपन देखेंगे रेडियल पल्स नहीं है तो 2 सेकंड के लिए नहीं है, या फिर 2 सेकंड से ज्यादा नहीं है, ये सॉरी 2 सेकंड से ज्यादा नहीं है, तो आप उसका ब्लीडिंग कंट्रोल करेंगे और इमीडिएटली आप उसको रेड के लिए वो करके और उसको ध्यान देना है। रेड वाले को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है, येलो वाला सेकंड प्रायोरिटी, ग्रीन वाला थर्ड प्रायोरिटी। ठीक है, फिर इसके बाद में अंडर 2 हो गया, ये तो आपको समझ में आएगा वो मेरे हिसाब से। रेडियल पल्स प्रेजेंट है और एब्सेंट है और अंडर 2 सेकंड, 2 सेकंड से कम के लिए। ठीक है, तो मेंटल स्टेटस चेक करेंगे फिर से। मेंटल स्टेटस में अगर वो हमारी कमांड फॉलो कर रहा है तो आप उसको येलो में रखेंगे, नहीं कर रहा है तो रेड में रखेंगे। ठीक, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये सीपीआर है। सीपीआर के लिए अब वो अपन ये बात हो ही चुकी है, सीपीआर का अलग से ट्रेनिंग करवाएंगे। ये कुछ डिजास्टर है। अब इसमें मेरे हिसाब से ये केमिकल वाला के लिए क्या चार्ट होता है, क्या एक्टिविटी करते हैं, ये सब उसके लिए है। मैं मंडीदीप वालों को साइड कर दूंगा, अपने को जरूरत नहीं है। थैंक यू, हो गया आज की क्लास। को किसी को कोई सवाल पूछना है? अच्छा, कुछ समझ में आया आप लोगों को? कोई प्लीज जवाब दीजिए। ऐसा तो नहीं कि आवाज ही नहीं जा रही थी और मैं बोल बोल के थक गया? कोई तो जवाब दो। और सर जुड़े हुए हैं? अनम्यूट नहीं हो रहा है क्या? अच्छा, अनम्यूट नहीं हो रहा, सॉरी। ये मैंने सेटिंग में बंद करके रखा था, अनम्यूट नहीं हो रहा था, अब हो रहा है। हाँ जी सर, अब बताएं मेरे को प्लीज, कोई जवाब दीजिए। समझ में आया? जी सर आया। समझ में आया। अब ये बताएं। सर आ गया सर। जी आ गया, बिल्कुल। सब लोग अपना अपना वो प्लान बना लेंगे, अपना डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाएंगे। और कुछ भी मदद लगे तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है?